साइंस की दुनिया की तरफ से कदीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हम फेम साइंस की सीरीज़ में इस माह जो सवालात आए थे साइंस की दुनिया पर या मेरी वॉल पर, अ, उनके जवाब देंगे और मेरी कोशिश होगी कि तमाम सवालात के जवाब दे सकूं। तो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है वजीराबाद से अली रज़ा साहब का। और उनका सवाल यह है कि अगर अपेंडिक्स में बाहर कोई बड़ा काम नहीं करता तो फिर इर्तिका ने इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म क्यों नहीं किया? क्या ये वाकई बेकार उज़्व है या इसका कोई पोशीदा एहतियाती फ़ायदा है? पहली बात यह है कि अपेंडिक्स मुकम्मल तौर पर बेकार उज़्व नहीं। हम ये जानते हैं कि हमारा अपेंडिक्स बड़ी आंत के साथ जुड़ा होता है और बड़ी आंत में अ, बहुत से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं। यानी वो बैक्टीरिया ग़िज़ा में जो ऐसे अज़ा हैं जो छोटी आंत में हज़म नहीं हुए थे, वो बड़ी आंत तक पहुँच गए थे, जिनमें ज़्यादातर फ़ाइबर होता है और बहुत सी चीज़ें होती हैं। उनको तोड़ के उनसे ग़िज़ा यानी उनको छोटे-छोटे टुकड़ों में तक़सीम करते हैं, जिससे फिर वो हमारी जो आंत है, वो उनको जज़्ब करके खून में शामिल करती है। इस तरह ग़िज़ाइयत हमें हासिल होती है। तो ये फ़ायदेमंद बैक्टीरिया जो हैं, ये बड़ी आंत में होते हैं। और चूँकि अपेंडिक्स बड़ी आंत के साथ मुंसलिक है, इसलिए अपेंडिक्स में भी ये बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। तो अगर किसी वजह से जैसे कोई हमें वायरल इन्फेक्शन हो गया है, पेट का इन्फेक्शन हो गया है, हमारे पेट खराब हो गया है और हमें लूज़ मोशंस हो रहे हैं, तो उनमें ये बैक्टीरिया बहुत से जो बड़ी आंत में होते हैं, वो ज़ाया हो जाते हैं। लेकिन जो अपेंडिक्स में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, वो फिर बड़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं और बहुत जल्द बड़ी आंत में उन बैक्टीरिया की तादाद दोबारा बहाल हो जाती है। तो ये मुकम्मल तौर पर बेकार नहीं है। लेकिन ये बात है कि वेस्टिजियल या जो जिनको आमतौर पे बेकार उज़्व कहा जाता है, वेस्टिजियल का मतलब बेकार नहीं होता। वेस्टिजियल का मतलब साइंस में ये होता है कि माज़ी में हमारे अजदाद में उस उज़्व का जो फ़ंक्शन था, वो फ़ंक्शन अब नहीं रहा। तो अब हम ये जानते हैं कि हमारे कदीम अजदाद में जो घास-फूस खाते थे, उनमें अपेंडिक्स जिसे हम अब अपेंडिक्स कहते हैं, वो बाकायदा बड़ी आंत का बहुत बड़ा हिस्सा होता था और वहाँ पे फर्मेंटेशन होती थी, यानी जो हम ग़िज़ा खाते हैं, उनकी तोड़-फोड़ होती थी। अब चूँकि हम घास नहीं खाते, इसलिए उस हिस्से की ज़रूरत नहीं रही और इर्तिका में होता ये है कि जिस हिस्से की ज़रूरत ना हो, उसको बनाने वाले जीन्स में अगर कोई म्यूटेशन हो, तो वो म्यूटेशन फिर हमारे जीन पूल से नहीं निकलती, राइट? तो अपेंडिक्स इसलिए छोटा हो गया कि बड़े उज़्व की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अपेंडिक्स अभी तक इसलिए मौजूद है कि इसका थोड़ा बहुत फ़ायदा अब भी है, तो इसलिए ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत से और भी अज़ा हैं, जो हमारे जिस्म में मौजूद हैं, जिन्हें वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी ज़रूरत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जिन अज़ा की ज़रूरत बिल्कुल ख़त्म हो जाए, वो आम तौर पे इर्तिकाई प्रोसेस में बिल्कुल ख़त्म भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो, क्योंकि म्यूटेशन जो है वो रैंडम प्रोसेस होता है। अगर कोई उज़्व ऐसा है जो अब काम नहीं आ रहा, लेकिन उसको बनाने वाले जीन्स में ऐसी कोई म्यूटेशन नहीं हुई जिससे वो उज़्व ख़राब हो जाए, तो वो उज़्व बनता रहेगा। तो ये किसी भी वेस्टिजियल उज़्व के बाक़ियात ये साबित नहीं करते कि इर्तिका का नज़रिया गलत है। अच्छा जी, अगला सवाल है तारिक वज़ीर साहब का, साउथ वज़ीरिस्तान से। उनका सवाल ये है कि 2 जहाज़ एक मशरिक़ की तरफ और दूसरा मग़रिब की तरफ ट्रैवल करे, तो क्या वो सेम फ़ासला सेम ही वक़्त में कंप्लीट करेंगे? तो ये हसन फ़िज़िक्स का सवाल है। आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक इन्होंने इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है वो कंप्लीट नहीं है, तो आई थिंक मुझे ये जानने की ज़रूरत होगी कि क्या वो दोनों जो हैं तो क्या वो सेम स्पीड पर ट्रैवल कर रहे हैं। अगर वो सेम स्पीड पर ट्रैवल कर रहे हैं तो हाँ, फिर डायरेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो सेम स्पीड पर ट्रैवल कर रहे हैं तो वो सेम फासला सेम ही टाइम के अंदर कंप्लीट करेंगे, लेकिन अगर वो डिफरेंट स्पीड्स पर ट्रैवल कर रहे हैं तो नहीं करेंगे। जी, ये असल में इस सवाल का जो बुनियाद है वो यही है कि कुछ लोगों को ये समझने में मुश्किल होती है कि अगर ज़मीन महवरी गर्दिश में है, घूम रही है, तो फिर ऐसा क्यों है कि कोई जहाज़ मशरिक़ की ओह, तरफ जा रहा है, मग़रिब की तरफ जा रहा है, तो दोनों राइट। एक वक़्त में एक ही फ़ासला तय करेंगे। अच्छा, वो इस सेंस में कह रहे हैं, हाँ, ओके, जी। दैट्स अ गुड पॉइंट। सो अगर वो इस सेंस में कह रहे हैं तो हाँ, अगर ज़मीन जिस तरफ मूव कर रही है, तो प्रॉब्लम ये है कि जब मैं कहता हूँ ना स्पीड, तो ये थोड़ा सा मिसलीडिंग टर्म है, क्योंकि स्पीड्स डिफरेंट तरह की हो सकती हैं।
जब मैं कहता हूँ स्पीड तो मेरा मतलब है कि स्पीड रिलेटिव टू द ग्राउंड, ठीक है। हम्म। अब अगर आप कहें कि स्पीड रिलेटिव टू द एयर जो है वो ये है, फिर मेरा ये भी क्वेश्चन होगा कि हवा किस डायरेक्शन के अंदर चल रही है। क्योंकि आपको पता होगा कि आई थिंक आपने शायद आपने भी वो फ्लाइट ली होगी कि जब आप जाते हो न्यूयॉर्क से लंदन, तो आपको पता है ना कि जब राइट। वापसी की जो फ्लाइट है उसका टाइम डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू जब वो जा रहे होते हैं, क्योंकि बिल्कुल। करंट जो है वो एक तरफ ज़्यादा होता राइट। है, राइट। तो एक राइट। तरफ राइट। अगर आप जा रहे हो फॉर न्यूयॉर्क से लंदन, तो करंट जो हवा का जो बहाव है वो आपकी मदद करता है। लेकिन जब वो वापस आ रहे हम्म। होते हो तो हवा का बहाव जो है वो आपको अपोज करता है। तो राइट, वो ये जेट चीज़ें, स्ट्रीम है जो हमेशा मगरिब से मशरिक की तरफ या चलती है। राइट। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो इस तरह के अगर आप फैक्टर्स को कंसिडर करो तो हाँ, फिर उससे स्पीड पे फर्क पड़ता है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको ये पता करना पड़ेगा कि स्पीड जो है क्या वो सेम है रिलेटिव टू द ग्राउंड। लेकिन अगर स्पीड सेम नहीं है हम्म। तो ऑफ कोर्स फिर वो सेम टाइम पे ट्रैवल नहीं सही। करेंगी चीज़ें। लेकिन बुनियादी जो वो ये है वो कि जहाज जब जमीन पे होते हैं तो जमीन के साथ घूम रहे हैं इसलिए कि वो यस, जमीन का हिस्सा है। तो वो राइट, जब हवा में जाते हैं तो वो जो उनकी वो जो मोशन है वो तो कायम रहती है। तो कायम रहती है। हवा जहाज के इंजन की वजह से जो इजाफी हरकत पैदा होती है वो रिलेटिव टू अर्थ सरफेस ही होती है। राइट। यस, और बिकॉज फिर उसमें ये होता है कि ज़मीन, अगर हवा का झोंका चल रहा है तो उससे फिर वो थोड़ा बहुत और फर्क पड़ जाता है उसमें। राइट, क्योंकि जो ज़मीन है वो अपने साथ जो एटमॉस्फेयर है उस सबको लेके घूम रही है अपने साथ, तो बिल्कुल। जो इनिशियल स्पीड है वो दोनों जहाज़ों की जो है वो सेम रहेगी, यानी कि इनिशियल एग्जैक्टली स्पीड रिलेटिव एग्जैक्टली। टू द कोई राइट। ऑब्जर्वर राइट। जो ज़मीन के बाहर हो, तो उन उसके लिए जहाज़ों की इनिशियल स्पीड जो है वो सेम नहीं होगी। फिर इंजन से जो आप कह बिल्कुल। रहे हैं काफ़ी स्पीड वो डिफरेंट है फिर ऑफ कोर्स। राइट राइट राइट। अच्छा जी, अगला सवाल जो है वो आकाश काजमी साहब का है, सरगोदा से। और हसन, ये तो बिल्कुल आपका वो है, रिलेटिविटी का सवाल है। जब ए और बी एक दूसरे से रिलेटिव मोशन में हो तो ए को लगेगा कि बी का वक्त सुस्त चल रहा है, और बी को लगेगा कि ए का वक्त सुस्त चल रहा है। तो फिर जब दोनों दोबारा मिलेंगे तो असल में कम उम्र कौन होगा और क्यों? राइट, सो इसमें क्या कहते हैं, ये बहुत ही क्या कहते हैं कॉमन सी नोशन है कि ये जब ए जो है वो, सॉरी नोशन कह रहा हूँ, सवाल है कि जब ए को लग रहा है कि बी का वक्त सुस्त है और बी को लग रहा है कि ए का वक्त सुस्त है, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि किसी एक का वक्त वाकई में सुस्त होना चाहिए जब वो मिलें। तो यहाँ पे ना बहुत सारे ना मिस्टेक्स करते हैं लोग, क्योंकि हम ना ये जो लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज के अंदर ये सवाल पूछा जाता है ना, ये लैंग्वेज हमारी डेली लाइफ से आती है, राइट। तो जब हम हम्म। कहते हैं कि बी को लग रहा है कि ए का वक्त सुस्त चल रहा है, उसका एक बहुत स्पेसिफिक मीनिंग है। उसका मीनिंग ये होता है कि अगर, जब हम कहते हैं ना कि वक्त सुस्त चल रहा है, तो हमें वक्त नापने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए वक्त के अंदर और एक एंडिंग पॉइंट चाहिए। तो अब अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो है वो अगर आप डिफरेंट लोगे, तो फिर ये जो टाइम इंटरवल है उन दोनों पॉइंट्स के बीच में वो चेंज हो सकता है, यानी कि डिपेंड करता है कि आप वो कौन से दो पॉइंट्स लेते हो। तो सपोज करो कि आप ऐसे दो इवेंट्स लो, मैं पॉइंट्स कर रहा हूँ, इवेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप ऐसे दो इवेंट्स लो जो कि ए के लिए सेम पॉइंट इन स्पेस पे हुए हैं, यानी कि सेम पॉइंट इन हम्म। स्पेस, सपोज करो कि मैं ए हूँ और मेरे रिलेटिव एक बी जो है वो मूव कर रहा है। अब अगर दो इवेंट्स हुए हैं और दोनों इस पॉइंट पे हुए हैं मेरे लिए, लेकिन आप देख सकते हो कि बी के लिए वो हम्म। सेम पॉइंट पे नहीं होंगे, बिकॉज क्या कहते हैं, जब दूसरा जो बाद वाला जब इवेंट होगा तो बी थोड़ा सा आगे मूव कर चुका होगा। तो इसको कहते हैं हम्म। प्रॉपर, इन इस क्या कहते हैं, मेरे लिए जो इन दो इवेंट्स के दरमियान टाइम होगा उसको कहते हैं प्रॉपर टाइम, ठीक है। अब हम्म। ये जो है ना प्रॉपर टाइम, ये सिर्फ मेरे लिए जो है ये सबसे कम होगा, मेरे रिलेटिव जो भी मूव कर रहे हैं उसके लिए ये टाइम ज़्यादा होगा प्रॉपर टाइम से। तो अगर हम्म। आप इन इवेंट्स की बात करो तो बी के लिए जो है वो टाइम ज़्यादा गुजरेगा एज कम्पेयर टू ए, अगर तो मैं ए हूँ, ठीक है। लेकिन अब अगर हम्म। दो इवेंट्स हैं जो कि बी के लिए सेम टाइम पे हुए हैं, सपोज करो कि बी एक ट्रेन में मूव कर रहा है और दो इवेंट्स होते हैं जो कि बी के लिए सेम टाइम पे, सेम पॉइंट ऑफ स्पेस पे हैं, सॉरी। तो हम्म। मेरे लिए लेकिन वो नहीं होंगे, क्योंकि वो मेरे रिलेटिव मूव कर रहा है ट्रेन में, तो जब दूसरा वाला इवेंट होगा तो वो मेरे लिए थोड़ा सा आगे जा चुकी होगी ट्रेन। तो अब मेरे लिए जो है वो टाइम इन दोनों इवेंट्स के दरमियान जो है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू जो टाइम बी के लिए गुजरा है। तो अगर आप हम्म। इस तरह से बात करो ना कि प्रॉपर टाइम के की टर्म्स में बात करो, तो इसकी बिल्कुल सेंस बनती है कि ये बिल्कुल हो सकता है कि दो इवेंट्स के दरमियान जो टाइम गुजरेगा वो क्या कहते हैं बी के लिए ज़्यादा हो सकता है या ए के लिए ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कौन से दो इवेंट्स की बात करते हो। तो अब हम जब हम लोग कहते हैं ना कि बी के लिए टाइम स्लो गुजर रहा है, तो वो बगैर किसी क्लासिफिकेशन के बात करना शुरू कर देते हैं कि बी के लिए टाइम हम्म। बी जनरली स्लो गुजर रहा है, नो मैटर कि आप कौन सी इवेंट्स लो। बट ये बात सही नहीं है हम्म। कि कि आप कोई भी दो इवेंट्स ले लो तो बी के लिए टाइम जो है वो तेज़ गुजर रहा है या फिर स्लो गुजर रहा है, डिपेंड करता है कि आप किन इवेंट्स की बात कर रहे हो। अब हम्म। जब अगर उन्होंने ये भी क्वेश्चन पूछा है मुझसे कि हाँ, जब वो मिलेंगे, तो जब वो मिलेंगे ना, अब ये आपने शायद सुना, आपको ना आपने शायद हम श्योर सुना हुआ है, लेकिन जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है
उन्होंने सुना होगा ट्विन पैराडॉक्स के बारे में, कि दो ट्विन्स हम्म हैं, एक हम्म ट्विन जो है वो वापस। तो उसमें भी ये क्वेश्चन होता है कि जब वो मिलेंगे, अब प्रॉब्लम ये है कि जब वो मिलेंगे इसका मतलब है कि किसी, अगर आप देख सकते हो कि अगर मैं ग्राउंड का रिलेटिव जो है वो मूव नहीं कर रहा, लेकिन बी जो है वो एक ट्रेन में है, और अब अगर उसने मुझसे मिलना है तो उसको अपनी स्पीड, सॉरी, उसको अपनी वेलोसिटी चेंज करनी पड़ेगी कभी ना कभी। बिकॉज अगर वो इसी डायरेक्शन में जाता जाता जाए, बगैर बगैर किसी ब्रेक, कोई ब्रेक लगाए हमेशा के लिए, तो वो कभी मुझसे नहीं मिलने वाला। राइट। अगर हम्म उसको मुझसे मिलना है तो या तो मुझे अपनी स्पीड जो है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी, जिसका मतलब है कि मैं एक्सेलरेट करूंगा, या फिर वो जो है उसको मुड़ना पड़ेगा वापस, तो उसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा। तो जब आप हम्म एक्सेलरेशन डाल देते हो ना, तो फिर आपको पता लग जाता है कि ओके एक्चुअल में मूव कौन कर रहा था। ठीक है। और फिर जो मूव, फिर आप ये नहीं कह सकते कि दोनों जो हैं वो सेम फुटिंग के ऊपर हैं, नहीं, दोनों सेम फुटिंग के ऊपर नहीं है। फिर दोनों सेम फुटिंग के ऊपर तब होंगे जब दोनों जो हैं वो कांस्टेंट स्पीड वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे। लेकिन जब आप एक्सेलरेशन डाल देते हो किसी एक के मोशन के अंदर, फिर सेम फुटिंग जो है वो टूट जाती है, और फिर आप कह सकते हो कि ओके ये मूव कर रहा था, तो इसके लिए जो है वो टाइम जो है वो यू नो आहिस्ता से गुजरा होगा, फॉर एग्जाम्पल। तो जब आप ये हम्म। कहते हो कि जब वो मिलेंगे, तो आप एक असम्पशन ले रहे हो कि इसमें से कोई एक एटलीस्ट एक्सेलरेट कर रहा है, तो फिर आपको आपका सवाल का जवाब मिल जाता है, फिर ये पैराडॉक्स रहता नहीं है। सही सही। अच्छा जी, अगला सवाल जो है वो अताउर रहमान साहब का है। उन्होंने शहर का नाम नहीं लिखा, लेकिन ये फिलोसफी ऑफ साइंस का सवाल है बेसिकली, कि मॉडल्स किस हद तक हकीकत के मुमासिल होते हैं। मिसाल के तौर पर मौसमियाती मॉडल्स या कंप्यूटिंग जो सिमुलेशंस करते हैं, क्या हमारे नज़रियात हमारे मुशाहिदात को शक्ल देते हैं? इसका मतलब है कि खालिस मुशाहिदा मुमकिन है या नहीं? क्या मफरूज़ नज़रिए हकीकी दुनिया के अक्कास होते हैं या सिर्फ मुफीद मॉडल हैं? सो ये जो टॉप हाँ ये जी। सवाल है ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको इसकी पर पूरी डिबेट्स हैं फिलोसफी के अंदर। एक राइट। जो कैंपस को साइंटिफिक रियलिज्म कहते हैं, जो दूसरे हैं उनको वो पॉजिटिविस्ट हैं, फॉर एग्जांपल ये इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं। तो मैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि जो देयर इज दिस थिंग कॉल्ड इफेक्टिव रियलिज्म। इफेक्टिव रियलिज्म का मतलब ये होता है कि सो देयर इज अ नोशन जिसको कहते हैं इफेक्टिव फील्ड थ्योरी। अब इफेक्टिव फील्ड थ्योरी क्या होती है? इफेक्टिव फील्ड थ्योरी या इफेक्टिव थ्योरी, सिर्फ फील्ड थ्योरी नहीं, इफेक्टिव थ्योरी, उसका मतलब ये होता है कि आप एक एनर्जी लेवल तक जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं ना, उनको डिस्क्राइब कर सकते हो इस थ्योरी से। लेकिन अगर आप इस एनर्जी लेवल के आगे जाओगे तो फिर ये थ्योरी जो है वो बेकार हो जाएगी। मिसाल के तौर पे, अम, जब लोगों ने स्टडी करने की कोशिश की थी बीटा डिके को, ठीक है, आपको पता है ना कि जो जब रेडियो एक्टिव डिके होता है उसमें अल्फा बीटा और गामा डिके होता है। तो बीटा डिके कैसे होता है, इसकी एक थ्योरी जो थी वो एनरिको फर्मी ने दी थी 1930s के अंदर, आई थिंक 32 या 33। तो उनकी थ्योरी के अंदर होता यह था कि तो बीटा डिके के अंदर होता यह है कि एक आप न्यूट्रॉन से स्टार्ट करते हो, ठीक है, और आपको आपको एक प्रोटॉन मिलता है। तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन जो है वो वहाँ से स्टार्ट करते हो, आपको एक प्रोटॉन मिलता है, एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, और एक तीसरा पार्टिकल भी मिलता है, इसे कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक पार्टिकल जो है वो पेरेंट पार्टिकल है और तीन डॉटर पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी है पेरेंट और डॉटर। राइट तो ये राइट। चार पार्टिकल्स हैं। तो एनरिको फर्मी की थ्योरी के अंदर ये था कि ये जो चारों पार्टिकल्स है ना, ये एक वर्टेक्स के ऊपर मिलते हैं। इसको और इसके ऊपर उसने थ्योरी बनाई थी अपनी सारी, जिसको कहते हैं फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डिके। अब फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डिके जो है वो लो एनर्जीज के ऊपर सही है, इनफैक्ट टेस्टेड है। वो काफ़ी चीज़ें जो है बीटा डिके के बारे में प्रिडिक्ट करती है सही तरीके से। लेकिन ये एक लो एनर्जी थियरी है, ये एक इफेक्टिव थियरी है। असल में जब आप और हाई एनर्जीज के ऊपर जाते हो तो फिर आपको वो जो सलाम और वाइनबर्ग का मॉडल है वो चाहिए, कि यू नीड डब्ल्यू पार्टिकल्स जो कि बीच में आएंगे, क्योंकि वो चार चीज़ों को समझ रहा था एक एक वर्टेक्स के ऊपर। लेकिन वो चार एक वर्टेक्स के ऊपर नहीं है, उनके बीच में आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, बीच में डब्ल्यू पार्टिकल आता है। तो जब आप हाई एनर्जीज पे जाओ तो आपको डब्ल्यू पार्टिकल्स इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो अब प्रॉब्लम, अब क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हो कि ओके, तो क्या फर्मी थ्योरी जो बीटा डीके जो थी, क्या वो वाकई में हकीकत थी, या फिर वो हकीकत नहीं थी? क्योंकि हमें पता है कि हाई एनर्जीज के ऊपर डब्ल्यू पार्टिकल्स आते हैं। तो अब लोगों ने इसके ऊपर एक ये बनाया हुआ है नोशन कि देयर इज समथिंग कॉल्ड इफेक्टिव रियलिज्म। इफेक्टिव रियलिज्म का मतलब ये है कि जब आप खास एनर्जी लिमिट्स के अंदर होते हो, तो उस एनर्जी लिमिट्स के अंदर, उस एनर्जी रेजीम के अंदर जो थ्योरी डिस्क्राइब कर रही है वो सही ऑन्टोलॉजी है। कि इस फॉर एग्जांपल, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि क्या क्वार्क्स जो हैं वो बहुत लो एनर्जीज के ऊपर उनकी बात करने की ज़रूरत है, या सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करना काफ़ी है?
तो प्रोटॉन और राइट हमें पता है राइट। कि अब लो एनर्जीज के ऊपर क्वार्क्स की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो आपको बिल्कुल सही डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं उसकी कि क्या हो रहा है। लेकिन अब आप हाई एनर्जीज पे जाते हो तो आपको क्वार्क्स की बात करनी पड़ती है। तो इफेक्टिव रियलिज्म का आइडिया ये है कि ये जो ऑन्टोलॉजी है ना, ऑन्टोलॉजी का मतलब है कि एक्चुअल में क्या एग्जिस्ट करता है। ये एक एनर्जी डिपेंडेंट क्वेश्चन है कि अगर आप हाई एनर्जीज के ऊपर जाते हो तो ऑन्टोलॉजी आपकी चेंज हो सकती है, लेकिन लो एनर्जीज के ऊपर आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती बात करने के लिए। फॉर एग्जांपल जब आप बात करते हो कि आसमान नीला क्यों है, तो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिर्फ ये पता हो कि एटम्स एग्जिस्ट करते हैं और वो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और इमिट कर सकते हैं, दैट्स एनफ। राइट आसमान राइट को नीला क्यों है ये डिस्क्राइब करने के लिए काफ़ी है। तो इफेक्टिव राइट। रियलिज्म ये एक फिलोसफी है कि आप मेथोलॉजी को एनर्जी डिपेंडेंट बना देते हो। अब इसके ऑफ कोर्स इसके काउंटर में भी लोगों ने बात की हुई है। तो ये जो क्वेश्चन है कि मॉडल्स के साथ हकीकत की मुमासलत है, आई थिंक इसका जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि इफेक्टिव रियलिज्म जो है वो एक अच्छा आइडिया है डील करने का। लेकिन इनका एक और क्वेश्चन भी है, वो ये है कि क्या हमारे नज़रियात हमारे मुशाहिदात को शक्ल देते हैं। और इसका आगे एक और क्वेश्चन भी उन्होंने लिखा है कि इसका मतलब कि खालिस मुशाहिदा मुमकिन है या नहीं। तो इसका आंसर है आई थिंक नहीं, बिकॉज अगर आप एक एमेचर हो ना, तो आपको लगेगा कि क्यों ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम खालिस मुशाहिदा करें। हमारे जो मुशाहिदात हैं उनके ऊपर बायस नहीं आना चाहिए हमारा। और आई थिंक अगर आप ये समझते हो तो मैं आपको ब्लेम नहीं करूंगा। आई थिंक ये रीजनेबल चीज़ है समझना। लेकिन अगर राइट। आप जब आप साइंस की हिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो आपको समझ आती है कि क्या मुशाहिदा करना है, ये क्वेश्चन जो है ना, ये इटसेल्फ थियरी जो है वो बताती है कि क्या मुशाहिदा करना है। राइट क्योंकि राइट थियरी, अगर राइट। आपके पास कोई थियरी नहीं है ना अंडरलाइंग, तो आपको ये नहीं पता होगा कि किस चीज़ को देखना है। यानी कि फॉर एग्जांपल, आप न्यूटन की थ्योरी में कभी भी ये मुशाहिदा करने की कोशिश नहीं करोगे कि लाइट कितना बेंड हो रही है सन से, क्योंकि न्यूटन की थ्योरी में होता ही नहीं है ये। जब तक राइट। आप जनरल रिलेटिविटी की बात नहीं करोगे आप ये मुशाहिदा करोगे ही नहीं। आपको एक और बात बताता हूँ मैं। जो वाइनबर्ग को सलाम को नोबेल प्राइज़ मिला था 1960 सॉरी 79 के अंदर, वो एक आपको पता है कि जब जो वाइनबर्ग सलाम की थ्योरी थी उसके अंदर डब्ल्यू पार्टिकल्स की प्रोडिक्शन थी और जी बोसॉन्स की प्रोडिक्शन थी। राइट। लेकिन ये जो पार्टिकल्स हैं डब्ल्यू और जी पार्टिकल्स, ये तो 1983 में जाकर डिस्कवर हुए हैं। सलाम और वाइनबर्ग को नोबेल प्राइज़ 79 में मिल गया, तो उनकी उसकी डिस्कवरी से पहले कैसे मिल गया नोबेल प्राइज़? वो इसलिए मिला क्योंकि उनको वो डब्ल्यू पार्टिकल्स डिस्कवर करने की ज़रूरत नहीं थी नोबेल प्राइज़ देने के लिए। उन्होंने कुछ और डिस्कवर किया था जिसके ऊपर नोबेल प्राइज़ मिला था, और वो था न्यूट्रल करंट्स। न्यूट्रल करंट्स जो है वो 73 में डिस्कवर हो गए थे, फिर उसके ऊपर डिबेट चली कि राइट क्या वो ऑब्जर्वेशन ठीक थी या नहीं थी, इसलिए 6 साल लग गए नोबेल प्राइज़ मिलने में। अब ये राइट। जो न्यूट्रल करंट्स है ना, इनकी बड़ी मज़ेदार हिस्ट्री है। इनकी हिस्ट्री इस तरह से मज़ेदार है कि हाँ, ये 73 में डिस्कवर हुए, फिर डिबेट चली कि क्या वो ऑब्जर्वेशन ठीक थी या नहीं थी। लेकिन वाइनबर्ग की बुक है ड्रीम्स ऑफ फाइनल थियरी, उसके अंदर उसने लिखा है कि 62 के अंदर लोगों ने न्यूट्रल करंट्स देख लिए थे। लेकिन उनको लगा था कि यप। हमारे पास कोई रीज़न नहीं है इनको देखने की, राइट तो उनको लगा कि ये जंग है। अब देखो, राइट अगर आपको राइट लगता है राइट। कि खालिद मुशाहिदा चीज़ होनी चाहिए तो उनको तो 62 में डिस्कवर कर लेना चाहिए था ना न्यूट्रल करंट। लेकिन उनके पास एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि ये भी हो सकता है कुछ, तो वो देख ही नहीं रहे थे उसको। वो राइट। ढूंढने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे उसको। अगर वो 62 के अंदर ढूंढने की कोशिश कर रहे होते न्यूट्रल करंट्स, तो वो 62 के अंदर ही, यानी कि वाइनबर्ग सलाम की थ्योरी से 5 साल पहले ही डिस्कवर कर लेते न्यूट्रल करंट्स। लेकिन ऐसा तो नहीं राइट हुआ। राइट राइट। राइट। तो थियरी जो है इटसेल्फ आपको बताती है कि आपको एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए जब आप मुशाहिदा करोगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि खालिद मुशाहिदा जो है वो मुमकिन तो है, लेकिन आई थिंक वो इतना यूज़फुल नहीं है। तो इसको कहते हैं, बाय द वे, इसके लिए एक टर्म भी आई थिंक थॉमस कुन ने दी थी, इसको कहते हैं थ्योरी लेडनेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। कि आपकी यप ऑब्जर्वेशन जो है वो यप। थियरी खुद डिक्टेट करती है कि ये ऑब्जर्वेशन राइट। आपको करनी चाहिए। तो ये छोटा सा जवाब है, अगर आप कुछ और पूछोगे तो मैं बता जी, दूंगा। तो लेकिन आप ये भी है कि साइंस में तरक्की उस वक्त होती है जब आपका कोई ऐसा मुशाहिदा होता है जो थ्योरी की रूह से नहीं होना चाहिए था। राइट। तो वो ये भी है कि आप जो मुशाहिदा कर रहे हैं, आप उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। राइट। अगर ये जैसे आपने हमने न्यूट्रल करंट की बात की थी, तो उसको अगर आप ये समझ लें कि नॉइज़ है और आप उसको रिजेक्ट कर दें। राइट। और उसके बरक्स अगर आप ये कहें कि यार दिस इज़ इंटरेस्टिंग, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, ये हमारी तवक्को नहीं थी इसकी, तो ये क्यों आ रहा है। राइट। तो वो कुछ ये भी होता है कि जो साइंटिस्ट हैं जो मुशाहिदा कर रहे हैं उनकी अपनी नेचर पे भी होता है कि कुछ साइंटिस्ट एनॉमलीज को नॉइज समझ के इग्नोर कर देते हैं, कुछ साइंटिस्ट जो हैं एनॉमलीज को डाटा समझ के दे ट्राई टू गो आफ्टर देम। राइट। तो देयर इज दैट आल्सो। या लेकिन आई थिंक आपको आई एम श्योर पता होगा कि देयर इज दिस थिंग कॉल्ड
फाइव सिग्मा। अगर आपको पार्टिकल यस फिजिक्स में डिस्कवरी करनी है यस यस तो यस फाइव सिग्मा तक यस। आपको जाना चाहिए। अब राइट। I'm sure आपको पता होगा, लेकिन ऑडियंस के लिए मैं बता दूं, फाइव सिग्मा का मतलब ये है, फाइव सिग्मा का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई रिजल्ट फाइव सिग्मा के ऊपर मिला है तो इसका मतलब ये है कि 1 इन अ मिलियन चांस है कि ये जो रिजल्ट आपको मिला है ये सिर्फ एक फ्लक्चुएशन है, वाकई में वो डिस्कवरी होगी। 1 इन अ मिलियन चांस है कि ये फ्लक्चुएशन है सिर्फ एक। राइट। तो अब फाइव सिग्मा तक जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर आपको एक दफ़ा वो दिख गया, उससे फाइव सिग्मा पे नहीं जाती इन चीज़ें, अगर आपको बहुत कंटिन्यूड ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है। अब हमें पता है कि साइंस जो है उसका बजट लिमिटेड है, तो लोग किसी भी इनॉमली के पीछे नहीं भागेंगे उसको कंफर्म करने के लिए कि क्या ये वाकई डिस्कवरी है। वो ज़्यादातर उसी चीज़ों के पीछे भागते हैं जिसके लिए वो जिसको वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वाकई में कोई। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे फिर ये बजट वाली चीज़ें आ जाती हैं जो कि फिर साइंस का कम टॉपिक है बल्कि पॉलिटिक्स का ज़्यादा टॉपिक है। तो ये बात सही है कि आइडियली तो आप किसी भी अनोमली के पीछे डिस्कवर करने के लिए जा सकते हो कि क्या ये सिर्फ अनोमली है या वाकई में कुछ है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकलिटी की बात करो, जो कि शायद आपका क्वेश्चन, जो कि शायद उनका क्वेश्चन नहीं था, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में ये होता नहीं है। साइंटिस्ट जो है वो उन चीज़ों को परस्यू करती हैं ज़्यादातर जिनके बारे में उनको लगता है कि ये प्रॉमिसिंग है। अगर वो हर फ्लक्चुएशन के पीछे भागना शुरू कर देंगे तो फिर तो बहुत बजट चाहिए होगा। तो हाँ, ये प्रॉब्लम है। साइंस सोशल फील्ड भी है काफ़ी ज़्यादा, ये भी प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली इसकी एक एग्जांपल एग्जैक्टली। शायद मैंने पहले बात की हुई इस बारे में, वो ये थी, वो ये है कि ना, एक दफ़ा ये हुआ था कि जो लार्ज hadron कोलाइडर है ना, उसके अंदर डिटेक्टर्स हैं पांच, काफ़ी सारे हैं वैसे, लेकिन जो दो बड़े डिटेक्टर हैं ना, उनमें से एक है सीएमएस और एक है एटलस। एटलस है, एटलस आई थिंक। तो एटलस एक यस। दफा, राइट, सो एक दफ़ा ये हुआ था कि आपको पता है ना कि ये जो सीएमएस और एटलस के ऊपर जो लोग काम करते हैं वो अपना डेटा छुपाते हैं दूसरे ग्रुप से ताकि यस बायस ना यस आ सके, राइट। यस। लेकिन अब ठीक है, आप भी कोशिश कर सकते हो इसकी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ना, जो सीएमएस में काम करते हैं और जो एटलस में काम करते हैं ना, वो लोग जानते तो हैं एक दूसरे को, राइट। वो कुछ कुछ लोग तो आपस में मैरिड हैं, कुछ लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स हैं, वो लंच करते हैं एक दूसरे के साथ। तो ऐसा तो राइट नहीं है कि कोई राइट। इन्फॉर्मेशन नहीं जाती एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के अंदर। तो एक दफ़ा ये हुआ था, ये बड़ी मज़ेदार स्टोरी है। एक दफ़ा ना सीएमएस को लगा कि उनको ना एक नया पार्टिकल दिख रहा है अपने डेटा के अंदर, और एटलस को नहीं दिख रहा था वो पार्टिकल। लेकिन ना फिर लीक हो गई इन्फॉर्मेशन, आई थिंक कुछ स्पाउसेस थे, आई कुछ सी। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स थे, ठीक है। तो ये लीक इन्फॉर्मेशन हुई तो एटलस ने कहा कि हम भी तरह डेटा देखते हैं अपना, क्योंकि हमें तो वो पार्टिकल नहीं दिख रहा। और मज़े की बात है, उनको भी वो पार्टिकल दिखना शुरू हो गया, जस्ट बिकॉज कि उनको लगा कि वो दूसरों को दिख यप। रहा है। तो फिर राइट। थोड़ी देर बाद ना सीएमएस को लगा कि नहीं नहीं, वो जो हमें दिख रहा था ना पार्टिकल, वो गलती थी, कोई पार्टिकल नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी लीक हो गई, तो एड्रेस को भी दिखना बंद हो गया पार्टिकल। यप यप तो यप। ये सोशल फील्ड भी है साइंस बहुत ज़्यादा, ये भी याद रखना चाहिए। राइट। और फिर ये होता है ना, जब आप साइंस की कटिंग एज पे होते हैं तो वैसे ही आपको पता है कि आप इंस्ट्रूमेंट्स की भी बिल्कुल जो लिमिट है उस पे काम कर रहे होते हैं, राइट। तो उसमें एक अगर कोई ग्लिच नज़र आ रही है तो वो फिर ये देखना कि ये ग्लिच इसलिए है कि आप इंस्ट्रूमेंट की एज पे काम कर रहे हैं, और उसमें वो मतलब इंस्ट्रूमेंट का हम्म। अपना बिहेवियर बीच में आ रहा है, या वाकई वहाँ पे कोई डाटा है। तो या। इट्स जैसे वो एक और एग्जांपल थी कि वो फास्टर देन लाइट न्यूट्रिनो का जो केस यस। था, राइट। यस। उसमें भी यही था कि इन द एंड इट टर्न्ड आउट के, हालांकि उनका अपना बायस ये था कि आइंस्टाइन की जो एक बेसिक वो प्रेमिस है कि नथिंग कैन ट्रैवल फास्टर देन लाइट, राइट, वो इतना स्ट्रांग है कि इट वुड बी virtually impossible to detect something which is faster than light, but they were consistently getting that information, right? आई मीन टैक्यून्स हो सकते हैं, लेकिन अगर टैक्यून्स एग्जिस्ट करें तो और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। यू और फॉर बहुत, एग्जांपल, यस, उसके यू और कैन बहुत सारी कम्युनिकेट चीजें। इन द पास्ट फॉर राइट एग्जांपल। राइट। तो या, ये बात सही है। तो साइंस जो है वो, आई मीन, जब मैं भी टीनेजर था तो मैं भी बहुत आइडियलिस्ट था साइंस के बारे में। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि ना, साइंस डन बाय ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स जो एग्जैक्टली। हैं दे आर वेरी सोशल। वो पॉलिटिकल भी हैं, सोशल भी हैं, प्रैक्टिकल भी हैं। तो साइंस जो है इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे साइंस के अंदर आइडियली ये चीज़ें ना हो, लेकिन ये चीज़ें आ जाती हैं साइंस के अंदर बिकॉज वो ह्यूमन बींग्स करते हैं साइंस, इसलिए। चलें जी, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जो है वो मियां मोहम्मद सदाकत साहब का है, और ये बालाकोट से है। और उनका सवाल ये है कि क्या इंसान के अलावा भी कोई और मखलूक है जिसने शौहरी तरक्की की है या कर रही है, और उसकी तरक्की की रफ्तार क्या है और मुस्तकबिल में कहाँ तक पहुंच पाएगी। तो ये असल में इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि शौहर की कोई डेफिनेशन नहीं है, राइट। हम पहले से ये तस्वर किया होता है हमने, अक्सर लोगों ने, कि इंसानों में शऊर है और बाकी किसी जानवर में शऊर नहीं है। लेकिन
शऊर की कोई डेफिनेशन नहीं है, इसलिए इस सवाल का जवाब जब भी देंगे, तो अभी हम बात कर रहे थे कि ह्यूमन बायस होता है, यानी इंसानों का अपना कुछ प्री कंसीव नोशंस होते हैं। तो उनसे अलग होकर शऊर को स्टडी करना असल में बहुत मुश्किल काम है। और दूसरी बात यह है कि शऊर और जहानत, ये भी दो रिलेटेड चीजें हैं, लेकिन ये अलग अलग चीजें हैं। अ, लेकिन अब कई ऐसे तरीके हैं जिनसे साइंसदान अब ये थोड़ा बहुत जानने में कामयाब हो गए हैं कि इंसान वाहिद बाशऊर हस्ती नहीं है, और शऊर एक बाइनरी चीज नहीं है कि यो है या नहीं है, इसके दरमियान कुछ नहीं है। शऊर की भी समझ लीजिए कि ग्रेड्स होते हैं, और वो तो समझना बहुत आसान है कि एक बच्चा जो पैदा होता है उसमें बहुत कम शऊर होता है। उसको ये पता है उसको भूख लग रही है, उसको प्यास लग रही है, या उसने डायपर गीला कर दिया है, इस किस्म की चीजें। लेकिन एक बालिग के शऊर में और एक बच्चे के शऊर में जो अभी अभी पैदा हुआ है, जाहिर है बहुत फर्क होता है। तो शऊर कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम ये कहें कि है या नहीं है। हम लेवल की बात करते हैं कि किस लेवल पे शऊर मौजूद है, राइट। तो किसी लेवल पे अ, हमें पता है कि दूसरे जानवरों में भी शऊर मौजूद है। शऊर का जो असल मतलब है, जो साइंसदान जिस सेंस में बात करते हैं, वो एक अंदरूनी तजुर्बा है। यानी एक तो ये है कि जैसे मैं अगर देखूं कि अभी आसमान की बात हो रही थी कि आसमान नीले रंग का है, तो नीले रंग के दो मतलब हैं। एक मतलब ये है कि वहां से जो फोटोन आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी एक खास रेंज में है। ये साइंटिफिक डेफिनेशन है नीले रंग की। लेकिन एक नीले रंग का मतलब ये है कि मैं आसमान की तरफ देखता हूं तो मुझे एक एहसास होता है नीले रंग का। वो एहसास जो है वो शऊर है। और वो, अब हम ये जानते हैं कि दूसरे जानवर भी रंगों में तफरीक कर सकते हैं। तो अब क्या दूसरे रंग जानवर जो रंगों में तफरीक करते हैं उनको भी एक इंटरनल एक्सपीरियंस यानी अंदरूनी तजुर्बा होता है? अब इसका तो जवाब देना मुश्किल है, राइट। हम जानवरों से ये नहीं पूछ सकते कि भाई तुम्हें नीला रंग कैसा नजर आ रहा है। हम, इनफैक्ट हकीकत ये है कि हम इंसानों से भी ये नहीं पूछ सकते कि नीला रंग कैसा होता है। हम सिर्फ मुआवजा कर सकते हैं कि वो एक रंग को देख रहे हैं उसको नीला कह रहे हैं, मैं भी एक रंग को देख रहा हूँ उसको नीला कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नीला रंग है। लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन है कि मेरा अंदरूनी तजुर्बा और उस दूसरे शख्स का अंदरूनी तजुर्बा बिल्कुल मुख्तलिफ हो। उसकी एक मिसाल अगर मैं आपको दूं, कि अगर हम डिटेक्टर को देखें, यानी इंसान की बात ना करें, डिटेक्टर को देखें, कि एक डिटेक्टर लाल और नीले रंग में तफरीक के लिए बनाया गया है, और वो बता देता है जी कि सेब जो है लाल रंग का है, और जो आसमान नीले रंग का है, राइट। अब अगर कोई शख्स ये करे कि उस डिटेक्टर के अंदर कनेक्शन तब्दील कर दे, कि सुर्ख रंग का जो डिटेक्टर है उसका कनेक्शन कर दे उस सर्किट से जो कहता है ये कि ये नीला रंग है, राइट। और नीले डिटेक्टर का कनेक्शन उससे कर दे जो कहता है कि ये सुर्ख रंग है, और जो फिर स्क्रीन पे आ रहा है उनको भी तब्दील कर दे कि वो नीले, और तो फिर यही होगा कि अंदर आपने सब कुछ तब्दील कर दिया है लेकिन जवाब आपको बिल्कुल सही आ रहा है, राइट। तो अंदर क्या चल रहा है उसको हम स्टडी नहीं कर सकते, यानी जो अंदरूनी तजुर्बा हो रहा है। लेकिन हम ये जानते हैं कि जानवरों को तकलीफ होती है। ये हम कैसे जानते हैं? इंसान में अब दिमाग के स्कैन से, एफएमआरआई स्कैन जिसको कहते हैं, उसे हम देख सकते हैं कि जब इंसान को तकलीफ होती है तो अंदर ब्रेन में न्यूरल प्रोसेसिंग क्या होती है, राइट। और अब हम जानवरों में भी उनका एफएमआरआई करके देख सकते हैं कि उनके ब्रेन में तो वही प्रोसेसेस होते हैं जब उनको ऐसी कोई हरकत की जाए जिससे उनको तकलीफ होती है। तो जब जाहरन उनको तकलीफ हो रही होती है तो वाकई वो अंदर महसूस भी कर रहे होते हैं। तो उस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जानवरों में भी शऊर है। लेकिन हतमी बात यह है कि हम इंसान में भी सवाए अपने किसी के बारे में पूरे यकीन से नहीं कह सकते कि उसको शऊर है, क्योंकि अपने आप बारे में तो हमारा अंदरूनी तजुर्बा है। इसलिए हम यकीन से कह सकते हैं कि वाकई हमें तजुर्बा होता है। लेकिन दूसरों को हम उनकी बातों से नतीजा निकालते हैं। जैसे अगर इंसान की जगह कोई रोबोट हो जो बिल्कुल इंसान जैसा हो और वो कहे कि हाँ मुझे भी दर्द हो रही है, लेकिन अंदर उसके कुछ ना हो, सिर्फ एक कंप्यूटर प्रोग्राम हो, तो हमें वो फर्क नहीं पता चलेगा। इसलिए ये सवाल बहुत अ, फलसफे, बहुत गहरे फलसफे का सवाल है, और इसका जवाब देना मुमकिन नहीं है। आई थिंक आजकल जो दुनिया में हो रहा है उसे तो मुझे लगता है कि शायद इंसानों ने भी शुरू तरक्की नहीं की। अजी वो एक अलग अलग मसला है। यस। आई थिंक ये भी सोच रहा था मैं कि वो जो आप कह रहे हैं कि अगर अगर एक मशीन है जिसमें आप कनेक्शन चेंज कर दो और लाल जो है वो नीला हो जाए, नीला जो है वो लाल हो जाए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इलेक्शन फ्रॉड हो रहा है।
यूएस के अंदर, क्योंकि रंग जो है वो यस यही है। ओके। यस 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 यस। ओके। अच्छा अगला जी, सवाल काफ़ी अगला लंबा है सवाल जो वैसे। है वो फजल महमूद साहब का है। इन्होंने शहर का नाम नहीं लिखा, लेकिन इनका सवाल है जी कि ज़िंदगी ने वक्त के साथ साथ खुद को कुदरत और माहौल के मुताबिक कैसे ढाला और अपनाया। और इस मुनासबत से असामी तब्दीलियाँ रूनुमा होती गईं, जिससे मतलब वो जिस उज़्व की ज़रूरत थी वो पैदा हो गया। तो ये तस्वुर ही गलत है। आपका सवाल ज़रा लंबा है, मैं छोटा करके उसको कर रहा हूँ। लेकिन ये बुनियादी तौर पर ये तस्वुर ही गलत है। इर्तिका ऐसा नहीं होता कि किसी नौ को ये महसूस हुआ कि उसको हाथ चाहिए तो उसके हाथ पैदा हो गए। हाथ इसलिए हैं कि हमारे अजदाद में भी वो अज़ा मौजूद थे। उनके ये जो कदीम अजदाद हैं उनके जिस्म में भी अज़ा मौजूद थे। उनको हम हाथ नहीं कहते। लेकिन अब हम ये जानते हैं कि अगर हम 30 करोड़ साल पहले जाएँ और 30 करोड़ साल पहले मछलियाँ अगर हम देखें, मछलियों के जो फॉसिल्स हैं, उनमें ज़ाहिर है कोई हाथ-पाँव नहीं होते, उनमें फिन्स होती हैं, यानी जिनके पंख कहते हैं हम, राइट? उन फिन्स के अंदर वो तमाम हड्डियाँ मौजूद हैं जो इंसान के हाथ में या पाँव में होती हैं। तो उन स्ट्रक्चर्स का इर्तिका बहुत पहले हो चुका था, लेकिन फिर इर्तिकाई प्रेशर की वजह से वो स्ट्रक्चर्स तब्दील हुए और उनमें अब वो शक्ल बन गई जिनको अब हम हाथ कहते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि जानवरों में किसी चीज़ का इर्तिका ऐसे होता है कि उन्हें महसूस होता है कि कोई उज़्व चाहिए। कोई उज़्व जीनियाती म्यूटेशंस की वजह से बनता है और उस उज़्व के बनने से उस जानवर को उन अफ़राद को कोई फ़ायदा होता है, इसलिए वो उज़्व उनमें रहता है और फिर वो सिलेक्शन की वजह से वो अगली नस्लों में भी, जिसे इनहेरिटेंस कहते हैं, वो अगली नस्लों में जाता है और अगली नस्लों को भी फ़ायदा देता है। इस तरह इसे कहते हैं डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव सक्सेस, कि जिन अफ़राद में वो उज़्व मौजूद है, चूँकि वो उज़्व फ़ायदेमंद है इसलिए उनकी अगली नस्लें भी कामयाब होंगी, और जिन अफ़राद में वो उज़्व मौजूद नहीं है, उनको अब ये डिसएडवांटेज है, इसलिए अब उनकी अगली नस्लों को भी ये डिसएडवांटेज रहेगा। तो इस तरह से जिन अफ़राद में ये उज़्व मौजूद है, उनकी आबादी बढ़ती चली जाएगी और लाखों करोड़ों सालों की स्केल में उस नौ में सारे के सारे अफ़राद अब उसी लीनियर से होंगे जिनमें ये उज़्व मौजूद है। तो अगर हम मिसाल लें परिंदों के परों की, परिंदों के परों और इंसान के बाजुओं में बज़ाहिर कोई मुमासलत नहीं है। लेकिन अगर आप इनकी हड्डियों के स्ट्रक्चर देखें, तो आप गिन के देख सकते हैं कि हर वो हड्डी जो इंसान के बाजू में है, वो परिंदों के परों में भी मौजूद है। इसी तरह इंसान के बाल हैं। इंसान के बाल हमारे जिस्म पे बालों की ज़रूरत नहीं है हमें, लेकिन अभी भी है हमारे, इसलिए कि हमारे अजदाद को ज़रूरत थी बालों की बहुत पहले, यानी करोड़ों साल पहले। लेकिन फिर हमारे अजदाद ने जब 2 पाँव पर चलना शुरू किया और उसके बाद जानवरों को शिकार करने के लिए भागना शुरू किया, उस वक़्त ये हुआ कि जिन अफ़राद के जिस्मों पर बाल कम थे, उनके जिस्म से पसीना जल्दी खुश्क होता था, यानी उनके जिस्म से हरारत जल्दी ख़ारिज होती थी और वो देर तक भाग सकते थे। तो ये बहुत बड़ा इर्तिकाई प्रेशर था हमारे जो इंसानी अजदाद थे, उनके जिस्म से बाल कम करने का। तो अ ये तब्दीलियाँ म्यूटेशंस और उनसे फिर जो इर्तिकाई प्रेशर होते हैं, उनकी वजह से सिलेक्शन जो होती है, कि जिन अफ़राद में ऐसी इन म्यूटेशन होती हैं जिनसे फ़ायदा होता है, वो सेलेक्ट होते हैं अगली नस्लों के लिए। तो ये सिलेक्शन भी कोई कोई ज़हीन हस्ती नहीं है जो कर रही है। ये एक फ़ितरी प्रोसेस है कि जैसे आप इस तरह से देखें कि अगर कोई जंगली जानवर है, मतलब शेर है, अब शेर के यहाँ ऐसी कोई म्यूटेशन होती है कि उसके जो बच्चे पैदा होते हैं, उनकी टाँगें कमज़ोर हैं। अब वो ज़ाहिर है नहीं भाग पाएँगे, वो जब बड़े होंगे तो वो शिकार नहीं कर पाएँगे। जब तक वो माँ का दूध पी रहे हैं तब तक ज़िंदा रहेंगे। लेकिन जब वो जवान हो जाएँगे तो वो शिकार नहीं कर पाएँगे, तो वो म्यूटेशन वहीं ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर किसी शेर के नस्ल में ऐसी म्यूटेशन पैदा होती है जिससे उसके भागने का स्टैमिना ज़्यादा हो जाता है, तो अब वो हिरनों का या जो भी शिकार है उसका दूर तक पीछा कर पाएगा और ज़्यादा इम्कान है कि वो शिकार दूसरे शेरों की निस्बत ज़्यादा शिकार कर और उसकी अगली नस्लें ज़्यादा कामयाब रहेंगी। इस तरह से ये आँखें, कान, हाथ वग़ैरह ये सब इस तरह से पैदा हुए हैं। अच्छा जी, अगला सवाल है खैबर पख्तूनख्वा से शुऐब शनवारी साहब।
उनका सवाल ये है जी कि सबसे पहले जो हुलिया पैदा हुआ वो एक बार हुआ या वो बार बार पैदा होता है, यानी अब भी वो पैदा होता है। तो ये भी चूंकि बायोलॉजी और इर्तिका से मुतालिक सवाल है, तो मैं कोशिश करूंगा इसका जवाब देने की कि हमें ये इल्म नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी साइंसदान ये समझता है कि जिस किस्म की यखुल्वी जिंदगी हम आज देखते हैं कि वो जमीन पर सिर्फ ऐसी यखुल्वी जिंदगी पैदा हुई, उससे अलावा और कोई जिंदगी पैदा नहीं हुई। साइंसदान ये कहते हैं कि मौजूदा जिंदगी, यानी जितनी भी अनवा है, इंसान से लेके मैमल्स हों या परिंदे हों या एम्फीबियंस हों या मछलियां हों या कीड़े मकोड़े हों या बैक्टीरिया हों या खुलवी जानवर हों, उन सब का इर्तिका एक ही सिंगल, यानी यूनिसेलुलर जिसे कहते हैं यखुल्वी नौ, उससे हुआ। यखुल्वी एक फर्द से नहीं हुआ, यखुल्वी नौ से हुआ, यानी एक नौ थी जिसके अरबों खरबों उनमें खलिए मौजूद थे। उनमें फिर इर्तिका के प्रोसेस में तब्दीलियां हुई जिससे मुख्तलिफ अनवा बनी। लेकिन कोई साइंसदान ये नहीं कहता कि सिर्फ वही नौ मौजूद थी। ये बिल्कुल मुमकिन है कि उसके अलावा और भी बहुत सी यखुल्वी अनवा मौजूद हों जिनमें बायोलॉजी के प्रोसेसेस कुछ मुख्तलिफ हों। लेकिन चूंकि वो, जैसे भी हमने बात की थी कि एक फितरी चुनाव होता है जो बेहतर मुताबिकत रखते हैं माहौल से, उन वही अगली नस्ल पैदा कर पाते हैं। ये बिल्कुल मुमकिन है कि पहले भी और यखुल्वी जानवर पैदा हुए हों, लेकिन वो कामयाब न रहे हों, उनकी नौ खत्म। जैसे अब हम जानते हैं कि मैमल्स में भी हजारों ऐसी अनवा हैं जो अब मालूम हो चुकी हैं। एम्फीबियंस में भी लाखों ऐसी अनवा हैं, मछलियों में भी लाखों ऐसी अनवा हैं जो अब नहीं मौजूद, अब वो मालूम हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, राइट? एक्सटिंक्ट कहते हैं उनको इंग्लिश में। वो किस लिए कि उनमें वो म्यूटेशन नहीं हुई जो उस माहौल में जिंदा रहने के लिए जरूरी थी। तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि यह खुलवी जिंदगी कई बार पैदा हुई हो, लेकिन उनमें से बाकी सब मादूम हो गई हो, सिर्फ एक रही हो। हमारे पास इस वक्त जो शवाहिद हैं वो ये हैं कि इस वक्त जो जिंदगी है वो सिर्फ एक यह खुलवी नौ से पैदा हुई। ये सवाल कि अब यह खुलवी जिंदगी पैदा हो रही है नहीं हो रही, तो ऐसे कोई शवाद नहीं है कि अब यह खुलवी जिंदगी पैदा हो रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जिस माहौल में भी हम देखते हैं, जिस माहौल में जिंदगी मुमकिन है, उस माहौल में जिंदगी पहले से मौजूद है। और अगर जिंदगी पहले से मौजूद है, तो जो बुनियादी बुनियादी अज्जा जिंदगी के लिए चाहिए होते हैं, वो हमारे जो इस वक्त जिंदा अजसाम है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अगर कोई नई या खुलवी नौ बनती भी है, तो इस बात का इम्कान वर्चुअली सिफर है कि वो ज्यादा देर देर तक कायम रहेगी। फौरन ही बाकी जो इस वक्त मौजूद जिंदगी है वो उसे चट कर जाएगी। अगला सवाल जो है वो मीनुल्लाह साहब का, कोयटा से। तो उनका सवाल यह है कि साइंसदान किसको कहा जाता है? वो कहते हैं जी कि मैं साइंस स्टडी करता हूँ, मुझे साइंस की समझ है, इसलिए मैं अपने आप को भी साइंसदान कहता हूँ। तो साइंसदान किसे कहा जाता है? हसन, इसका जवाब आप देंगे या इसका जवाब भी मैं दूं? आई थिंक ये आई एम नॉट श्योर इसका कोई सेट क्राइटेरियन है कि साइंसदान किसको कहा जाता है। um, अभी ज़्यादातर जो लोग हैं शायद वो ये समझेंगे कि अगर आप एक यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हो और आप रिसर्च कंडक्ट करवाते हो और आपके अंदर कुछ स्टूडेंट्स काम करते हैं, तो उसको साइंसदान कहते हैं। इस सेंचुरी के अंदर एटलीस्ट। तो ओके, आई थिंक कुछ लोग इस तरीके से कहेंगे, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि कुछ साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में मैं जानता हूँ, जो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है, लेकिन वो रिसर्च करते हैं खुद ब खुद। उनके अंदर कुछ स्टूडेंट्स अब नहीं काम करते, पहले करते थे काम, अब नहीं करते, लेकिन वो फिर भी साइंटिस्ट तो हैं। फॉर एग्जांपल, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक साइंटिस्ट और फिलोसोफर हैं, यूके के अंदर होते हैं वो। वो अपने फार्म हाउस पे रहते हैं अपनी वाइफ के साथ, और ही जस्ट वर्क्स ऑन हीज रिसर्च। तो वो साइंटिस्ट तो हैं। तो अगर आई थिंक अगर आप साइंस का इनफ नॉलेज रखते हैं और अगर आप साइंस को प्रैक्टिस करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, तो आई थिंक आप कह सकते हैं कि मैं साइंटिस्ट हूँ। लेकिन आप ये भी समझें कि बहुत सारे लोग शायद आपको ना कहें साइंटिस्ट, तो लेकिन अगर आप इसकी केयर नहीं करते कि लोग आपको क्या कहते हैं, तो आई थिंक हाँ, आप अपने आपको कह सकते हैं साइंटिस्ट। क्योंकि मैं बहुत सारे साइंटिस्ट को जानता हूँ जो कि, बहुत सारे तो नहीं खैर, कुछ साइंटिस्ट को जिनके बारे में जानता हूँ और आई एम श्योर आप भी जानते होंगे, जो कि एम्प्लॉयड हैं
यू नो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, लेकिन वो साइंटिफिक मेथड को फॉलो नहीं करते। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो कि कॉस्मोलॉजी के ऊपर पेपर्स लिखते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अंदर से तो मैं ये समझता हूँ कि जो 6,000 साल पुरानी ही है अर्थ, तो आई थिंक वो साइंटिस्ट पर कैसे हैं। राइट। अच्छा, राइट। लेकिन एक बात यह है कि किसी ले पर्सन के लिए साइंसदान बनना आज के साइंसी माहौल में बहुत ही मुश्किल है, वर्चुअली नामुमकिन है। इसलिए कि जैसे आप मतलब पीएचडी कर रहे हैं फिजिक्स में, तो फिजिक्स में एडवांस फील्ड में रिसर्च करने के लिए या साइंसदान कहलाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत होती है। आप बगैर स्टडी किए, यानी ऐसा कोई करोड़ों में एक शायद कोई हो, जीनियस हो, जो बगैर स्टडी किए, बगैर मैथ सीखे, वो साइंस के या फिजिक्स के किसी नए नजरिए को पेश करे जो बाद में दुर साबित हो। राइट। आई थिंक वेट, बगैर स्टडी किए तो कोई भी नहीं बन सकता, चाहे वो जितना मर्जी एग्जैक्टली, जीनियस हो। एग्जैक्टली। स्टडी राइट, आप खुद राइट। कर सकते हो या कि सुपरवाइज स्टडी कर सकते हो, स्टडी तो आपको करनी पड़ेगी। आई मीन कोई भी ऐसा जीनियस बिल्कुल। नहीं है जो स्टडी किए बगैर। आई मीन अगर आप रामानुजन को भी देख लो, जो कि बहुत ही बैकवर्ड एरिया से आया था, और उसने जो स्टडी की थी वो खुद की थी, लेकिन उसने स्टडी की थी। आई मीन आप इसको ऐसे समझ एग्जैक्टली। सकते हो कि एक माउंटेन है, वो आपने क्लाइम करना है, चाहे कुछ लोग शायद उसको हेलीकॉप्टर से क्लाइम कर लें, लेकिन माउंटेन क्लाइम करना है तो आपने स्टडी करनी है। आप जैसे मर्जी करो, अगर आपने सेल्फ स्टडी करनी है करो, अगर आपने सुपरवाइज स्टडी करनी है यूनिवर्सिटी के अंदर तो आप करो, लेकिन स्टडी तो करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं होता कि बिल्कुल। एक बंदे को खुद से सब कुछ पता है। आई मीन रामानुजन के केस में उसने क्लेम किया हुआ है कि हाँ मुझे एक डीईटी बताती है आके, लेकिन कम ऑन उसने बहुत स्टडी की थी। आई मीन ये हम्म, वो खुद से नहीं समझता था ये सारी चीज़ें, उसको उसने पढ़ा था बहुत सारा, बिल्कुल, तभी पता था उसको बिल्कुल, ये सब कुछ। तो स्टडी तो आपको करनी बिल्कुल। पड़ेगी चाहे आप जहाँ मर्जी हो। ऐसा नहीं हम्म, होता कि एक बॉन्ड जीनियस है जो कि डाउनलोड कर ले इन्फॉर्मेशन कहीं से, ये नहीं होता। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। नहीं, लेकिन लेकिन यहाँ पे ना, कुछ लोगों को ये होता है कि वो ये कहते हैं जी, जैसे वो कौन था, माइकल फैराडे, कि या वो जी उसने पढ़ा नहीं था, लेकिन वो बिल्कुल नहीं फिजिक्स उसने की पढ़ा नहीं था, इब्तिदा थी। नहीं लेकिन फिर भी उसने पढ़ा नहीं था, यानी कि पढ़ा नहीं का मतलब ये है कि वो स्कूल नहीं गया था, स्कूल लेकिन नहीं वो गया एक था। बुक राइट। बाइंडर था, और जो बुक्स यस। वो बाइंड करता था वो रात को पढ़ता था। तो एग्जैक्टली, पढ़ा एग्जैक्टली। उसने था, राइट, वो स्कूल राइट, से नहीं पढ़ा, ओके, बट उस राइट। ऐसा नहीं कि उसे पढ़ा नहीं था। आई मीन उसको हम्फ्री डेवी का पता कैसे लगा था, वो उसके लेक्चर में जाता था और नोट्स बनाता था और पढ़ता था। तो एग्जैक्टली, वो एग्जैक्टली। पढ़ना आपको पड़ेगा चाहे आप जैसे मर्जी पढ़ो। हम्म, हम्म। लेकिन ये कि मतलब द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक वाज कि अब फिजिक्स इतनी एडवांस्ड हो गई है कि अब आप जैसे अगर आज कोई मिसाल लें, तो कोई शख्स अगर किसी बुक, अब तो बुक बाइंडर भी नहीं होते, अब तो सब ऑनलाइन होता है, हम्म, लेकिन आप खुद से ऑनलाइन पढ़ के आप वर्ल्ड क्लास साइंसदान बन जाएं, ये वर्चुअली इम्पॉसिबल है अब। हाँ उसकी इसकी रीज़न ये है कि ना साइंस जो है ना वो एक बहुत सोशल फील्ड है। ये जो हम्म, साइंटिस्ट का एक मूवीज़ के अंदर और वैसे भी लोगों के जहन में ना ये एक लोन जीनियस है जो कि एक कमरे में बैठा हुआ है, और हम्म। डिस्कवरीज किया जा रहा है, ये ना होने के बराबर होता है। और आई थिंक ज़्यादातर ये एग्जैक्टली। जो फैला ना इमेज आइंस्टाइन की वजह से फैला है, क्योंकि आइंस्टाइन एक ऐसा हम्म, बंदा था, आप कह सकते हैं। हम्म। हालांकि वो भी ऐसा, वो टोटली ऐसा नहीं था, क्योंकि उसने लोगों से सीखा था। फॉर एग्जांपल जो उसने डिफरेंशियल ज्योमेट्री सीखी थी वो उसके फ्रेंड मार्शल ग्रॉसमैन से सीखी थी, और फिर उसको लोगों की हेल्प चाहिए थी उसकी थ्योरी को प्रूव करने के लिए, तो उसने, और राइट। मैक्स प्लांक ने उसकी बहुत मदद की थी फॉर एग्जांपल। तो वो भी ऐसा नहीं था, लेकिन लोगों को ये ज़्यादातर ये जो डिटेल्स है ना ये नहीं पता, और जो जो लोगों के जहन एग्जैक्टली। में इमेज है। और न्यूटन की आप मिसाल दे रहे हो, न्यूटन भी ऐसा ही था कि वो एक लोन जीनियस है जो कि कमरे में बैठा हुआ है। उसके बारे में आप ये केस बना सकते हो कि हाँ ओके, न्यूटन जो था वो काइंड ऑफ, हालांकि वो आप जैसे कि आपने कहा फिर उसकी इब्तदा थी वो, तो उसमें आप कह सकते हो कि हाँ न्यूटन एक ऐसा जीनियस था जो कि कमरे में बैठा हुआ वो बस सोच रहा है। लेकिन राइट। आज की दुनिया में ये नहीं होता, क्योंकि पहली बात तो ये है कि जो लो हैंगिंग फ्रूट है वो पिक किया जा चुका है। राइट। एग्जैक्टली, तो अगर आपको एग्जैक्टली। ये राइट, पता कर, राइट। अगर वो छोड़ दो भाई, आपने प्रॉब्लम पे काम करना है, अगर आपको ये पता करना है ना कि किस प्रॉब्लम पे काम करना है, उसके लिए भी आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर आपको यही नहीं पता होगा कि प्रॉब्लम्स हैं कौन सी जिन पे आज आप काम कर सकते हो। तो साइंस एक बहुत सोशल फील्ड है, उसके लिए आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी। अगर आप मैं आपको एक मॉडर्न डे जीनियस की मिसाल दूं, तो मैं कह सकता हूँ कि स्टीवन वाइनबर्ग जो है, उसके ज़्यादातर पेपर्स जो हैं वो सिंगल ऑथर हैं। वो उसने खुद भी या। कहा भाई ये इंटरव्यूज के अंदर कि ही लाइक्स टू राइट हिज पेपर्स अलोन, बट स्टिल ही टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल। आई मीन वो यस, जब यस। उनकी ज़िंदगी के आखिरी कुछ सालों में भी जो जब वो स्टिक से चलते थे, तब भी वो जाके टॉक्स अटेंड करते थे। मुझे लोगों ने बताया हुआ है कि वो टॉक्स में आके तब भी बैठते थे, वो देखते थे कि लोग क्या काम कर रहे हैं और लोगों से बात यप, करते थे। तो अगर आप लोगों यप। से बात नहीं ना करोगे जो कि काम कर रहे हैं साइंस के ऊपर, तो फिर तो आप भूल जाओ कि आप साइंटिस्ट बनोगे कभी ना कभी, वो नहीं होने वाला। हाँ ये हो सकता है कि आप
लोगों से बात करो और एक प्रॉब्लम का हल खुद ही तलाश कर लो। मैथ्स के अंदर भी होता है, फॉर एग्जांपल जिसने फर्मेट्स लास्ट थ्योरम प्रूव की थी, एंड्रयू वाइल्स, हम्म। उसके बारे में तो लिटरली ये कहा जाता है कि ही वेंट टू एन आइवरी टावर फॉर 7 years और उसने फिर प्रूव की वो थ्योरम। लेकिन हम्म। ही टॉक टू अ लॉट ऑफ, आई यप। मीन, यप। आप काम खुद कर सकते हो लेकिन आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी। आप अगर और बाय द वे इस सेंचुरी के अंदर जहाँ पे ईमेल्स भी करना बड़ा आसान है, आप लोगों से एटलीस्ट बात करने की कोशिश कर सकते हो सकता है कि हर कोई आपको एग्जैक्टली। एंटरटेन ना करे, दैट्स फाइन, बट राइट। आप लोगों से बात राइट। करने की कोशिश ज़रूर करो। खुद ब खुद कमरे में बैठ के आप साइंटिस्ट नहीं बन सकते। और एक और भी यहाँ पे हम बात करना चाहूँगा, वो ये है कि आज की दुनिया में ना ये एक क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत क्रूशल क्वेश्चन है बिकॉज ऑफ ऑल द मिस इन्फॉर्मेशन, कि एक्सपर्ट कौन है। तो अगर आप साइंस को अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हो, आप अपने आप को साइंटिस्ट कहो, लेकिन अगर आप पब्लिक में आके अपने आप को साइंटिस्ट कहोगे ना, तो उसके ना बहुत रिpercussions हैं। बिकॉज जब आप कहते हो ना कि मैं साइंटिस्ट हूँ, तो आप ये क्लेम कर रहे हो कि आप एक्सपर्ट हो। और जब आप एक्सपर्ट हो तो फिर लोग आपको हर तरीके से देखेंगे। लोग आपको स्केप्टिकल भी होके भी देखेंगे कि आपके पास अगर डिग्री नहीं है तो आपकी बात क्यों सुने, क्योंकि बात यह है कि आजकल बहुत सारे फेक एक्सपर्ट्स हैं। तो हम जब कोई कहते हैं ना कि मैं एक्सपर्ट हूँ, तो हमें ना बाय डिफॉल्ट स्केप्टिकल होना चाहिए, अनलेस कि वो यस। बंदा प्रूव ना कर दे कि वो एक्सपर्ट है। ठीक है। तो एग्जैक्टली। साइंटिस्ट का जो टैग है ना, इसकी बहुत ज़्यादा सोशल रिpercussions है आज के ज़माने के अंदर। अब अगर आप अपने आप को साइंटिस्ट कहना चाहते हो, आप कहो, लेकिन पब्लिकली कहोगे तो उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, राइट। क्योंकि हम भी इस इंफॉर्मेशन के अंदर घिरे हुए हैं आज, इसलिए। बिल्कुल। बिल्कुल। और आपने जो बात की थी ना कि वो लो हैंगिंग फ्रूट जो है वो सारा काम हो चुका या है, राइट। अब डाटा इतना ज्यादा है कि आप कोई भी नई थ्योरी पेश करते हो, इट हैज टू बी कंपैटिबल विद ऑल द डाटा दैट वी हैव। हम्म। आप ये नहीं कर सकते कि एक छोटा सा उठा के आप ये कह दें जी कि ये मैंने थ्योरी बनाई जी कि आइंस्टाइन का नजरिया गलत था जी, और वो आप रोशनी की रफ्तार से ज्यादा तेज सफर कर सकते हैं। या ये जो लोग हैं आप यही है जो ना, भी नजरिया पेश साइंटिस्ट करेंगे, कहते हैं अपने आप को। एग्जैक्टली, हाँ, राइट, इट हैज टू बी कंपैटिबल विद ऑल द डाटा दैट वी हैव। हम्म। तो जब तक आप ये नहीं दिखाते कि एटलीस्ट उस फील्ड में जो भी डाटा है सारा, आपकी थ्योरी उससे कंपैटिबल है, उस वक्त तक कोई आपको सीरियस नहीं लेगा, राइट। इट्स इट्स योर जॉब टू कन्विंस अदर्स कि आपकी ओके, थ्योरी जो है वो मौजूदा थ्योरी से बेहतर है। आई मीन, अदरवाइज ओके, नो वन विल लिसन अब टू मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। आपने कहा ना कि कोई आपको सीरियस नहीं लेगा, मैं कहूंगा कि कोई सीरियस बंदा आपको सीरियस नहीं लेगा। लोग आपको लेंगे यू। सीरियसली, यस, जो यस, यस। जो आपको यस, सुनना चाहते यस। हैं ना, जो आपकी बात पे यकीन करना चाहते हैं बगैर किसी प्रूफ के, वो ले लेंगे आपको सीरियसली। और आज भी एग्जैक्टली। लेते हैं एग्जैक्टली। लोग बहुत सारे ऐसे यस। लोगों को यस। सीरियसली, लेकिन यस। आप साइंटिस्ट के सर्कल में सीरियस नहीं लिए जाओगे अनलेस यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, विच इज़ अ प्रॉब्लम, एग्जैक्टली। क्योंकि फंडिंग का एग्जैक्टली। प्रॉब्लम है, तो लोगों को एंटरटेन करना पड़ता है ऐसे लोगों को। राइट। राइट। अच्छा, आप यहाँ पे हैं, आई मीन यू आर एब्सोल्युटली, मास्टर ऑफ फिजिक्स एंड यू हैव डन मास्टर्स एंड यू आर डूइंग पीएचडी। एक बात मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि ज़्यादातर जब बात आती है ना साइंस की, तो ज़्यादातर लोग जो है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को रिफ्यूट करते हैं जी, कि हमने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को रिफ्यूट कर दिया, राइट। तो वो फिर ये कहते हैं जी कि फलां साइंसदान ने ये कहा जी कि थ्योरी गलत है, या फलां साइंसदान ने ये कहा। मैं जो कहता हूँ कि यार, ऐसे साइंसदान, कोट अनकोट साइंसदान, तो हर फील्ड में है, राइट। तो आप मुझे ये बताएं कि अक्सर लोगों को ये पता नहीं होता कि फिजिक्स में भी ऐसे लोग हैं जो इस किस्म की कहते हैं जी कि हमने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को गलत कर दिया है, या हमने या क्वांटम फिजिक्स को गलत साबित कर दिया, राइट। तो वो चूंकि लोगों के कॉन्शियसनेस में ये थ्योरीज नहीं है, वो इनको स्टडी नहीं करते, तो उनको ये लगता है कि सिर्फ इवोल्यूशन ऐसा है जिसके में साइंसों में साइंसदानों में इख्तलाफ है। तो ये जो इख्तलाफ है, ये साइंसदानों में इख्तलाफ नहीं है, ये एक्सपर्ट्स और नॉन एक्सपर्ट्स में इख्तलाफ है। आई थिंक वो इख्तलाफ भी आई थिंक बहुत जेनरस है कहना कि ये एज इफ कि वो दोनों यस। सेम फुटिंग के ऊपर हैं। ये बहुत एग्जैक्टली। जेनरस है अगर आप इख्तलाफ कहते राइट। हैं इसको। आई राइट। थिंक ये स्टुपिडिटी और नॉन स्टुपिडिटी के अंदर इख्तलाफ है, मैं ये कहूँगा, टू बी ऑनेस्ट। या आई अच्छा। थिंक प्रॉब्लम पता है क्या है? क्या कहते हैं, जब हम बच्चे होते हैं और हमें बताया जा रहा होता है कि साइंस जो है वो आपको ये कहती है कि जो एविडेंस है और जो रीजनिंग है, सिर्फ वो उसकी सुप्रेमेसी है साइंस के अंदर, और जो कोई क्या कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो जब हम आइडियलिस्ट होते हैं काफ़ी सारे, जब हम यंग एज के होते हैं, तो हमें समझ आ रही होती है ये बातें, क्योंकि ना प्रॉब्लम ये है कि ना, जब हम ये एग्जांपल्स दे रहे होते हैं ना, तो हम ना ज़्यादातर एग्जांपल्स देते हैं पास्ट से, कि पास्ट हम्म। में किसी रिलीजियस यप। ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा था या किसी किंग ने ये कहा था, तो लोग उसको मानते थे, लेकिन फिर किसी साइंटिस्ट ने कहा कि ये झूठ है। तो लोगों के हम्म। अंदर ज़्यादातर ये बगावत का एलिमेंट होता है कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ या फिर किंग्स के खिलाफ।
तो वो कहते हैं हाँ हम्म, बिल्कुल ये प्रिंसिपल बिल्कुल ठीक है कि कोई एक इंसान क्या कहता है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है, उससे फर्क नहीं हम्म, पड़ता, सिर्फ जो एविडेंस है और जो रीजनिंग है उसकी सुप्रीमेसी होनी चाहिए। लेकिन हम्म, बात यह है कि ये जो प्रिंसिपल है ना कि कोई एक इंसान क्या कहता है, वो हर एक पे अप्लाई होता है, चाहे वो बंदा साइंटिस्ट ही क्यों ना हो, एक्चुअल एग्जैक्टली साइंटिस्ट ही क्यों ना एग्जैक्टली। हो। मैं राइट आपको बता राइट। सकता हूँ कि कुछ आइंस्टाइन ने ऐसी बातें की हुई हैं जो कि गलत हैं, बहुत गलत हैं। हम्म, तो हम्म, जस्ट बिकॉज वो आइंस्टाइन ने किए तो वो ठीक तो नहीं है। अब मैं आपको एक और एग्जैक्टली मिसाल देता हूँ कि मैं आपको आइंस्टाइन की मिसाल भी दूंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन एक और मिसाल मैं देता हूँ रदरफोर्ड की, जो कि बहुत फेमस एग्जांपल है। रदरफोर्ड जिसको फादर ऑफ न्यूक्लियस कहा जाता है, उसने 1933 के अंदर ये कहा था सुबह के 8 बजे, और ये ज़रूरी है बात कि सुबह के 8 बजे कहा था उसने। सुबह के 8 बजे लंदन के अंदर वो एक लेक्चर दे रहा था जिसमें उसने कहा था कि ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है ना, जो भी इसको चेस कर रहा है ना, वो दैट पर्सन इज चेजिंग मून शाइन। अब इसका मतलब तुम्हें ये है कि ये नहीं होने वाला, राइट? राइट तो राइट। 8 बजे उसने सुबह ये कहा था कि, और 24 घंटे के अंदर लियो सिजार्ड ने अपना पेपर पब्लिश कर दिया था न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के ऊपर। तो ही रदरफोर्ड वाज रॉन्ग अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी, यप। जिसका वो फादर है न्यूक्लियस का, राइट? राइट। तो ही कैन बी रॉन्ग, एनीवन कैन बी रॉन्ग। आइंस्टाइन ने 1936 के अंदर आई थिंक एक पेपर लिखने की कोशिश की थी, जिसमें उसने ये प्रूव करने की कोशिश की थी कि अगर आप 2 डायमेंशंस के अंदर ग्रेविटेशनल वेव्स को देखो तो दे कांट एग्जिस्ट। बिकॉज बिकॉज आपको पता है कि आइंस्टाइन जो था वो समझता था कि ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन उस पेपर के अंदर गलती की थी उसने, वो पेपर पब्लिश नहीं हो सका था फिजिकल रिव्यू के अंदर, क्योंकि उसने एक बहुत सिंपल सी गलती की थी उसके अंदर। और जो कि आइंस्टाइन की बात कर रहा हूँ मैं, किसी ग्रेजुएट यप स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, राइट? यप। तो एक बंदा क्या कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब देखते हो ना ऐसे लोगों को जो कि कहते हैं कि हमने ये गलत प्रूफ कर दिया है, वो लोग जिस तरह से बात करते हैं ना, अगर आप उनकी बात सिर्फ 5 मिनट के लिए सुन लो ना, तो आपको आपको समझ आ जाएगी कि इन लोगों का साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है। बिकॉज वो लोग कहेंगे कि इस साइंटिस्ट ने ये कहा है, उस साइंटिस्ट ने ये कहा है। हम जब एग्जैक्टली कॉन्फ्रेंसेस के एग्जैक्टली। अंदर बात करते हैं ना, तो हम पेपर्स को साइट करते हैं बिकॉज पेपर्स जो हैं वो पीयर रिव्यूड होते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहते कि उस साइंटिस्ट ने ये कहा, उस साइंटिस्ट ने ये कहा। जब कोई बंदा इस तरह की बात करे ना, तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि इस बंदे का साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है। एग्जैक्टली। ये बंदा जो है इसका इसका एटीट्यूड ही नहीं है साइंटिस्ट वाला। तो फॉर एग्जांपल आप चूंकि एवोल्यूशन पे ज़्यादा बात करते हैं, आपको पता होगा कि लोग आपको ये कहते होंगे कि जो आप बातें कर रहे हैं ये तो डार्विन ने भी कभी नहीं की। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि डार्विन ने की है या नहीं एग्जैक्टली। की है, राइट राइट? राइट। एवोल्यूशन जो है वो इस चीज़ का नाम तो नहीं है कि डार्विन ने क्या कहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चलिए जी आगे चलते हैं। तो अगला सवाल जो है वो मोहम्मद आसिफ रशीद साहब का है, कबीर वाला से। तो हसन ये भी आपके फील्ड का सवाल है। ब्लैक ओके। बॉडी रेडिएशन में ग्राफ की आसान लफ्ज़ों में वजाहत कर दें। एक ख़ास टेम्परेचर पे इंटेंसिटी वेवलेंथ के बढ़ने से बढ़ती है और फिर ख़ास वेवलेंथ के बाद वो मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद कम होने की जरूरत है, ऐसा क्यों होता है? तो क्वांटम और क्लासिकल दोनों के नज़रिए से वजाहत कर दें इसकी। आई मीन ये आई डोंट नो कि मैं, आप किस तरह की एग्जांपल सॉरी एक्सप्लेनेशन चाह रहे हो कि ऐसा क्यों होता है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये जो ग्राफ आप देखते हो वो डिराइव कर सकते हो आप, आई मीन उसकी जो शेप है वो डिराइव कर सकते हो आप सिर्फ इस एक प्रिंसिपल से, कि जो जो प्लांक का प्रिंसिपल है कि जो एनर्जी आती है वो वेव पैकेट्स की शक्ल में आती है। हाँ, और अगर सपोज करो कि एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी एफ पे आ रही है, तो एक वेव पैकेट जो है उसकी जो एनर्जी होगी वो है प्लांक्स कांस्टेंट टाइम्स फ्रीक्वेंसी। अगर आप सिर्फ इस चीज़ को लो और आप एक एक कैलकुलेशन होती है, उसको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में करते हैं कैलकुलेशन को, तो उस कैलकुलेशन से आप ग्राफ डिराइव कर सकते हो। और इट मेक्स सेंस कि जो अगर कोई 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 वेवलेंथ है जिसके ऊपर मैक्सिमम एनर्जी आ रही है, तो वो वेवलेंथ जो है वो एनर्जी के बढ़ने से घटेगी, क्योंकि हमें पता है कि जो वेवलेंथ के घटने का मतलब है कि एनर्जी बढ़ रही है। तो अब अगर आप ये एक्सप्लेनेशन अगर आपके लिए काफ़ी है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आई डोंट नो कि आप एक्सप्लेनेशन चाह किस तरह के रहे हो। मैं ये बता देता हूँ आपको कि आप ये जो ग्राफ है ये कहीं से नाजिल नहीं हुआ है, या कहीं से किसी ने यूं ही नहीं दिया हुआ, ये ग्राफ डिराइव हो सकता है। इसको कहते हैं या ये आप पूरी कैलकुलेशन है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर। इतनी मुश्किल भी नहीं है वैसे ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर कैलकुलेशन, आप फॉलो कर सकते हो इसका, आई एम प्रीटी श्योर। आई थिंक इनका सवाल ये है कि वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की जो कर्व है उस कर्व की शेप क्यों होती है, मैक्सिमम क्यों होता है? आई थिंक दैट्स द क्वेश्चन, कि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होती है। डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होती है वो इसलिए क्योंकि ऐसा कोई रीज़न नहीं है ये करने का, एक्सपेक्ट करने का कि एक ही वेवलेंथ पे आएगी एनर्जी डिफरेंट वेवलेंथ्स के ऊपर। बिकॉज जब आप किसी सिस्टम को परटर्ब करते हो, यानी कि एक सिस्टम को एनर्जी देते हो, तो उस सिस्टम के कई सारी एनर्जी स्टेट्स होती हैं। तो ये कोई रीज़न नहीं है बिलीव करने का कि सिर्फ एक एनर्जी स्टेट के अंदर वो सारी की सारी एनर्जी चली जाएगी। डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं, उनके अंदर वो एनर्जी चाहिए। और हमें पता है कि जब डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स जो हैं वो अपनी एनर्जी रिलीज करेंगी, तो वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के फोटॉन्स जो हैं वो रिलीज करेंगी। एग्जैक्टली। दैट्स वाई हर एनर्जी, सॉरी, कि हर वेवलेंथ के ऊपर जो है एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन एक वेवलेंथ के ऊपर ज़्यादा होती है। अब वो क्यों होती है, आई थिंक वो एक कॉन्सिक्वेंस है प्लांक के प्रिंसिपल का। तो ये कोई यू नो
फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये कॉन्सिक्वेंस है प्लांक के प्रिंसिपल का। राइट। या और आप अगर क्लासिकली बिल्कुल वैसा नहीं हो सिंपल सकता। सा मॉडल लेना, सिंपलेस्ट एटम पॉसिबल, हाइड्रोजन का एटम, राइट। उसमें एक इलेक्ट्रॉन है जो बिल्कुल जो अपने उसमें है, ऑर्बिटल में है। अब उसको अगर आप एक्साइट करें तो वो कई मुख्तलिफ वो पॉसिबल स्टेजेस हैं जहाँ पे जा सकता है, राइट। फिर हम्म। वहाँ पे अगर जाएगा तो वहाँ से वापस आएगा तो ज़रूरी नहीं कि फ़ौरन पहले उस पे आ जाए वो, बीच में मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, उसमें से किसी भी स्टेज पे रुक सकता है। तो अगर आप एक हाइड्रोजन का सिलेंडर लें जिसमें बिलियंस ऑफ एटम हैं हाइड्रोजन के, और उसमें एनर्जी दें किसी भी तरीके से, तो जो एक्साइटेशन है उसमें जाहिर है फिर वो कोई एटम जो है वो एक स्टेज पे जाएगा, कोई दूसरे पे जाएगा, कोई वापसी में एक स्टेज पे जाएगा, कोई दूसरी। तो वो एक वेव एक फ्रीक्वेंसी पे नहीं एमिट करेगी जब वो एक्साइट डी एक्साइट होगा, राइट। वो उस वजह से वो एक वो बनता है कि ये प्रोबेबिलिटी होती है कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जिस पे एनर्जी मैक्सिमम होगी, लेकिन सिर्फ उसी फ्रीक्वेंसी पे नहीं होगी, इसलिए कि और भी बहुत सी पॉसिबल स्टेट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन जा सकता है और वहाँ से फिर वो डी एक्साइट होके वापस आ सकता है। तो या इवन सिंपलेस्ट एटम में भी आप अगर उसको एनर्जी दें तो वो जो स्टेटिस्टिकल जो कर्व बनेगी वो एक फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, वो भी एक ऐसी शेप बनाएगी। राइट, आई मीन अगर आप, बाय द वे, ये कोई अजीब सी बात नहीं है, बिकॉज हमारी आम जिंदगी में भी ये होता है। सपोज करो कि आपके पास एक टेबल है और उस टेबल के ऊपर डिफरेंट वेट्स पड़े हुए हैं, छोटा वेट और उससे बड़ा वेट और उससे बड़ा वेट। तो हम्म। अब अगर आप टेबल को हिलाओगे और आपको पता है कि जो बड़ा वेट है उसको हिलाने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, राइट, छोटा वेट को हम्म। हिलाने के लिए कम एनर्जी चाहिए। जब आप पूरी टेबल को हिलाओगे तो क्या कोई रीज़न है ये बिलीव करने का कि सबसे छोटा वेट जो है वो हिलेगा? सारे वेट्स हिलेंगे, लेकिन वो डिफरेंट एग्जैक्टली। वेट्स जो हैं वो डिफरेंट अमाउंट के साथ हिलेंगे, यानी कि छोटा वेट ज़्यादा हिल हम्म। जाएगा शायद, श्योर। वो राइट। जो उससे राइट। बड़ा वेट है वो और कम हिलेगा, लेकिन सारे वेट्स हिलेंगे, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी उन तमाम एनर्जी एग्जैक्टली। लेवल्स के एग्जैक्टली। अंदर। तो राइट। ऐसा कोई रीज़न राइट। नहीं है बिलीव करने का कि एक ही एनर्जी लेवल के ऊपर सारी एनर्जी चली जाएगी। ये अनफिजिकल है काफ़ी। राइट। अच्छा जी, अगला सवाल जो है वो एबटाबाद से है, कासम अली साहब का। तो इनका सवाल जो है बेसिकली बुढ़ापे के बारे में है, कि एक कोई हैं डेविड सिंक्लेयर साहब, वो बुढ़ापे को एक मर्द तस्वर करते हैं। तो इनका सवाल यह है कि बुढ़ापा किन जीनियाती तब्दीलियों की वजह से होता है, और क्या बेसिकली सवाल ये है कि इंसान बुढ़ापे पे काबू पालेगा कभी या नहीं पाएगा। अब यही है कि हम बुढ़ापे की बात करते हैं तो आमतौर पर इंसान की बात करते हैं, लेकिन बुढ़ापा जो है वो एक बायोलॉजिकल वो है, इफेक्ट है जो हर नौ में आता है। ये जो अगर हमारे पास कोई तस्वर है कि जो फलां एक कोई नौ है जिसमें बुढ़ापा नहीं आता, तो वो ऐसा नहीं है। बुढ़ापे का सिंपल सा जो वजह है वो तो मतलब सिंपल तो नहीं, लेकिन बहुत सी ऐसी वजह होती हैं। लेकिन आप कोई भी सिस्टम बनाएं तो वक्त के साथ साथ उसमें थोड़ा बहुत बिगाड़ तो आता है, और ख़ास तौर पे जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, इंसान हो या कोई और जानवर हो, उसका आगाज़ एक खुलिये से होता है, राइट। उसमें वो डीएनए मटेरियल है जो हम इनहेरिट करते हैं, और उसके बाद एक जो अडल्ट इंसान है उसमें कोई 37 ट्रिलियन खुलिये होते हैं। और उनमें भी ये है कि खुलिये जो हैं वो मुस्तकिल नहीं रहते, वो नए बनते रहते हैं, पुराने मरते रहते हैं, जिसम से शेड होते रहते हैं। तो खरब खरब खुलिये खुलिये इंसान की ज़िंदगी में बनते हैं, और जब भी एक खलिया अपनी कॉपी बनाता है तो वहाँ पे इम्कान होता है म्यूटेशन का। उसके अलावा जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, और हम जो केमिकल्स बहुत एक्सपोजर होता है हमें, हम जो बाज़ार का खाना खाते हैं या जो फास्ट फूड खाते हैं उनमें बहुत से केमिकल डाले होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनसे फौरन कैंसर हो जाता है, लेकिन ये सारे केमिकल वो हैं जो फितरी तौर पर बायोलॉजी में नहीं थे। ये यानी इनको हैंडल करना बायोलॉजी के लिए नेचुरल नहीं है, ये अननेचुरल है उस सेंस में। तो उनसे ये बिल्कुल पॉसिबल है कि ये भी म्यूटेजन हो, यानी इनकी वजह से इजाफी म्यूटेशन भी होती हों। तो म्यूटेशंस तो वक्त के साथ साथ होंगी, और म्यूटेशन का मतलब ये है कि म्यूटेशन फ़ायदेमंद बहुत कम होती हैं, ज़्यादातर म्यूटेशन नुकसानदेह होती हैं। तो एक तो वो है कि वक्त के साथ साथ म्यूटेशन बढ़ती जाएंगी और वो फिर जिसम में टूट फूट उससे ज़्यादा होगी। एक तो वो बुढ़ापे की वजह है। दूसरी वजह ये है जो ज़्यादा बुनियादी वजह है कि जब कोई भी खलिया अपनी कॉपी बनाता है
तो वो जाहिर है कि उसमें डीएनए की भी कॉपी बनती है। हमारा डीएनए जो है वो क्रोमोसोम्स की शक्ल में होते हैं, राइट। 23 क्रोमोसोम पेयर्स होते हैं। तो उन 23 के 23 जो पेयर्स हैं उनकी कॉपियां बनती हैं। और कॉपियां बनने के प्रोसेस में अब हर क्रोमोसोम के एंड पे एक स्ट्रक्चर होता है, टेलोमियर्स कहते हैं उनको। वो बेसिकली उसका अपना कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन वो जो क्रोमोसोम में जो डीएनए उसको महफूज रखता है। ये ऐसा ही है जैसे अगर आपके पास कोई मेज़ है और मेज़ की एजेस को बचाना है तो आप वहाँ पे कोई रबर का पीस लगा देते हैं कि ताकि मेज़ की जो एज है उसको नुकसान ना हो, राइट। ये हिफाजत के लिए होता है। तो जब भी कॉपी बनती है डीएनए की, टेलोमेयर्स की लंबाई छोटी होती जाती है। अब उसकी वजह क्या है वो भी साइंसदानों को पता है, लेकिन वो जानने की ज़रूरत नहीं है डिटेल में। अम, उसका मतलब ये है कि जब बहुत सी कॉपियाँ बनेंगी तो टेलोमेयर्स इतने छोटे हो जाएँगे कि अब वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएँगे अ, हमारे क्रोमोसोम्स को। तो फिर क्रोमोसोम्स के एंड पे जो जीन्स हैं उनमें फिर माहौल का असर ज़्यादा है, यानी वो फिर महफूज नहीं रहते। वो माहौल का मतलब यही है कि जो केमिकल्स की हम बात कर रहे थे, उनसे उनमें फिर म्यूटेशन शुरू हो जाती है। और ये म्यूटेशन जो है यानी टेलोमेर्स की लंबाई का छोटा हो जाना, वो म्यूटेशंस में इजाफे का बायस बनता है। और उन म्यूटेशंस का मजमूई असर पर ये होता है कि खलिए जो हैं वो उनमें खराबियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। और वो खराबियाँ जो हैं वो फिर एक तो वैसे ही है कि यानी आपका मसल है उसमें बहुत से सेल ख़राब हो गए हैं तो मसल की स्ट्रेंथ ज़ाहिर है कम हो जाएगी। जल्द में अगर इज़ाफ़ी खलिए ऐसे हैं जिनमें कोई जीनियाती ख़राबी है तो वो फिर ये है कि जल्द में वो जो तनाव होता है वो नहीं रहेगा, जल्द ढीली हो जाएगी, उस वजह से झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। उसके अलावा अंदरूनी जो हमारे अज़ा हैं उनमें भी यही कुछ होता है। और फिर जो अगर कोई म्यूटेशन हुई है तो उससे कैंसर का खतरा भी होता है, इसलिए कि कैंसर जो है बेसिकली ज़्यादा वजह उसकी म्यूटेशन ही होती है। ख़ास तौर पे जो लोग अ, बहुत ज़्यादा तंबाकू नोशी करते हैं, बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, या उस माहौल में जहाँ पे आलूदगी बहुत ज़्यादा है, तो ये सब के सब म्यूटेजेंस हैं जो म्यूटेशन पैदा कर सकते हैं। तो बुढ़ापे को कम करना जो है वो इतना आसान नहीं है, इसलिए कि इंसानी जिस्म हो, जानवरों के जिस्म हो, बहुत ही पेचीदा है। अ, जो तहकीक हो रही है इस वक़्त बुढ़ापे को कम करने के लिए, वो बहुत सारे जानवरों पे हो रही है, जिन्हें निमेटोड वर्म्स कहते हैं, या चूहों पे हो रही है कुछ तहकीक। और उसमें किसी हद तक कामयाबी हुई है कि ये जो एपिजेनेटिक चेंजेस हैं, यानी जो माहौल की वजह से जो जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, नहीं हो रहे, उन्हें किसी हद तक रिवर्स किया जा सकता है। अब हम थोड़ा बहुत हम जानते हैं कि कौन से वो स्विचेस हैं, मतलब जीन्स में भी ये होता है ना कि हमारा डीएनए जो है उसमें सिर्फ 2% जो है वो जीन्स की एनकोडिंग करता है, बाकी जो है वो उसमें कुछ जो है वो स्विचेस हैं जो जीन्स को टर्न ऑन और टर्न ऑफ करते हैं, राइट। जैसे हमारी आँख का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है, हमारे हाथों का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है, हमारे पाँव का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है, हालांकि डीएनए सब में एक जैसा है। तो वो जो स्विचेस हैं जो आँख में मुख्तलिफ स्विचेस ऑन होते हैं, इसलिए वहाँ पे प्रोटीन मुख्तलिफ बनती हैं। ये स्विचेस जो हैं ये भी वक्त के साथ साथ ख़राब हो सकते हैं, तो फिर वो जो ज़रूरी प्रोटीन है वो नहीं बनती, या जो गैर ज़रूरी प्रोटीन है वो बनना शुरू हो जाती है। तो इनको अनडू करना चूँकि बहुत ज़्यादा पेचीदा सिस्टम है और हमें मुकम्मल समझ नहीं है, इसलिए मैं नहीं समझता कि इस वक़्त जो लोग ज़िंदा हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ तरक्की हो जाएगी कि बुढ़ापे का खात्मा हो जाएगा, लेकिन साइंसदान काम कर रहे हैं इस पे। अगला सवाल जो है वो बेसिकली वो भी फिलॉसफी का ही सवाल है। अब्दुल्ला खान साहब का सवाल है, ये हाफिज़ाबाद से है। और उनका सवाल ये है कि ये बहुत हम सुनते हैं जी कि अगर कोई ऐसा हो कि लाखों बंदर हों, उनको हम टाइपराइटर दे दें। बहुत पुरानी मिसाल है, जिस ज़माने में टाइपराइटर होते थे, तो वो शेक्सपियर का कलाम लिख सकते हैं, राइट। बेसिकली ये है कि रैंडमनेस में आपको हर तरह के पैटर्न्स बन सकते हैं रैंडमली। तो उनका सवाल ये है कि क्या ये वाक़ई दुरुस्त है, और हमारी कायनात में और ये जो है ये इसी रैंडमनेस की वजह से ही बनी, या इसमें कोई और भी चीज़ शामिल है? तो हसन, आप इस पे कुछ बात करना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि इस सवाल का जवाब जो है वो पूरी तरीके से हमें पता नहीं है, लेकिन बहुत से लोग समझते हैं कि हाँ ये बात सही है कि रैंडमनेस की वजह से, अब आई डोंट नो कि वजह से का मतलब क्या है, राइट, क्योंकि कॉजेशन जो है वो एक बहुत मुश्किल टॉपिक है फिलोसफी के अंदर। लेकिन रैंडमनेस का
रैंडमनेस का कुछ हाथ है, आप ये कह सकते हो कि जो फीचर्स हमें दिखते हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर जो कि लगता है कि काइंड ऑफ फाइन ट्यून्ड है लाइफ को जन्म हम्म, देने के लिए, वो जो है वो इसलिए हैं क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सेस हैं, मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। और हम्म, उनमें से कुछ यूनिवर्सेस ऐसी हैं जो कि लाइफ को सस्टेन करती है, और हम जो है वो उनमें से एक यूनिवर्स के अंदर हैं। तो हम्म, रैंडमनेस टोटल रैंडमनेस नहीं है ये, बिकॉज आई मीन हम उस यूनिवर्स के अंदर हैं जो कि लाइफ को सस्टेन कर सकती है। तो टोटल रैंडमनेस नहीं है ये। लेकिन आप ये कह सकते हो कि बहुत, चूंकि बहुत सारी यूनिवर्सेस हैं, तो ऐसी यूनिवर्स का एग्जिस्ट करना जिसमें लाइफ हो सकती है वो इतना कोई अजीब बात नहीं है। और आई थिंक हम्म, ये इतनी इसलिए अजीब बात नहीं है बिकॉज जब आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो बहुत जो कम प्रोबेबल इवेंट्स हैं वो भी हो जाते हैं। फॉर हम्म, एग्जांपल, अगर आप देखो कि अगर आप देखो कि लॉटरी जीतता है कोई बंदा, लॉटरी का जीतना जो है वो एक इंतहाई अनलाइकली प्रोसेस है। लेकिन हर साल यस, कोई ना कोई जीतता है ना। इसका मतलब ये तो हम्म, नहीं है ना कि वो क्या कहते हैं कोई अनलाइकली चीज़ हो गई। अभी अनलाइकली तो है वो, लेकिन जब आपके पास हम्म, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लोग होते हैं, तो उनमें से हम्म, किसी एक का लॉटरी जीतना जो है वो कोई अचंभे की बात नहीं है। इसी एग्जैक्टली, तरीके से लोगों के ऊपर कई दफ़ा, दो तीन दफ़ा बिजली का गिरना, ये बहुत अनलाइकली है कि आपके पास, आपके ऊपर दो दफ़ा बिजली गिरेगी ज़िंदगी के अंदर, राइट, सेम सेम आदमी के ऊपर। लेकिन ये होता है, ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके ऊपर पांच दफ़ा छह एग्जैक्टली, दफ़ा गिरी हुई है बिजली। यस, वो यस, इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, उनमें से किसी हम्म, एक का ऐसा हो जाना ये कोई अजीब बात नहीं है। फिर हम्म, पांच बच्चों का पैदा हो जाना एक ही डिलीवरी के अंदर, छह बच्चों का पैदा हो जाना बहुत अनलाइकली है। लेकिन जो कि करोड़ों अरबों लोग हैं, तो ये कोई अजीब बात नहीं लगती कि बिल्कुल, ये अनलाइकली इवेंट हो सकता है। तो इस तरीके हम्म, से जब बहुत सारी यूनिवर्सेस, प्रॉबली इन्फिनिट, आई डोंट नो, कि अगर बहुत हम्म, सारी यूनिवर्सेस हों तो उनमें से कोई ऐसी एक यूनिवर्स हो जिसमें लाइफ जो है जो हमारी तरह की वो एग्जिस्ट कर सके, ये कोई अजीब बात हम्म, नहीं लगती, हालांकि ये बहुत अनलाइकली है। राइट। अच्छा, दूसरी इसमें जो जिंदगी का भी जिक्र है तो ये भी एक बहुत आम मुगालता है जी कि वो सब कुछ खुद ब खुद हो गया, राइट। तो पहले तो बात यह है कि सब कुछ खुद ब खुद नहीं होता। कायनात में तबई कवानीन है, राइट, फिजिकल लॉज हैं। फिजिकल लॉज और जो लोकल कंडीशंस हैं उनके नतीजे में होता है सब कुछ, खुद ब खुद नहीं होता। और जिंदगी जो है ये सिर्फ रैंडमनेस की वजह से नहीं है, यानी म्यूटेशन वो रैंडम होती हैं, लेकिन जो नेचुरल सिलेक्शन है, फितरी चुनाव है, वो रैंडम नहीं होता, राइट। मतलब अगर आप ऐसे ही मिसाल देखें कि आप अगर किसी भी जगह अगर कोई पानी फेंक दें, तो कहीं पानी इकट्ठा हो जाएगा, कहीं ज़मीन पे जज़्ब हो जाएगा, कहीं बुखारात बन के उड़ जाएगा। लेकिन अगर आपको मेंढक मिलेंगे तो वो उस जगह में मिलेंगे जहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया है, राइट। तो ये मतलब सिर्फ रैंडमनेस नहीं है, इसमें यही है कि चूंकि कशिश से शकल है, पानी उस तरफ जाता है जहाँ पे कशिश से शकल खींचती है उसको, तो वो नशेब के इलाके में इकट्ठा होगा, और नशेब के इलाके में अगर इकट्ठा होगा तो फिर ज़्यादा इम्कान है कि वहाँ पे मेंढक हो गए, ये होंगे, वो होंगे। तो ये सब कुछ रैंडम नहीं है, उसमें एक सिलेक्शन प्रोसेस भी है जो जिसमें तबई कवानीन जो है फितरत के, वो काम कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अगला सवाल जो है वो मोहम्मद ज़ुबैर साहब का है, मोहम्मद ज़ुबैर चिश्ती साहब का। और ये गालिबन चीन से हैं, उन्होंने चीन लिखा है। आई होप कि इसका मतलब है कि वो वाकई पीकिंग वगैरह में चीन में किसी शहर में रहते हैं। तो उनका सवाल ये है जी कि इंसान ने इर्तिका के मुख्तलिफ मराहल तय किए हैं, जैसा कि साइंस से मालूम होता है। तो उनका सवाल ये है कि इंसान का मुतय्यन माखज़ क्या है? क्या इसकी और तमाम दूसरे अनवा मखलूक़ात की इंतहाई माखज़ एक है? तो अब माखज़ से मैं ये समझता हूँ कि आप ये पूछ रहे हैं कि इन तमाम जानवरों का इर्तिका एक ही चीज़ से होने, तो हम पहले अभी इसी अ, महफ़िल में, इसी सेशन में ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अ, जदीद बायोलॉजी, जदीद जेनेटिक्स, जदीद जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि इस वक्त ज़िंदगी की कोई भी नौ हो, उनमें बुनियादी स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, डीएनए का कोड एक जैसा है, डीएनए का स्ट्रक्चर एक जैसा है, बहुत से जीन्स एक जैसे हैं, राइट। यानी हैरत की बात यह है कि जो जीन्स इंसानों में पाए जाते हैं वही जीन्स, उनमें से बहुत से, तमाम नहीं, कई जीन्स जो हैं वो या खुलवी बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं। तो ये जीन्स कॉमन क्यों हैं? इसलिए कि साइंसदानों का ख्याल ये है कि तमाम की तमाम ज़िंदगी, इनका आगाज़
एक ही नौ से हुआ था। उसके अलावा जीन्स के अलावा अगर आप देखें तो बायोकेमिस्ट्री जो है, जैसे एक एनर्जी हासिल करने का जो तरीका है, कि हम जो ग़िज़ा खाते हैं उससे जो एनर्जी बनती है, दुनिया में किसी भी ज़िंदगी को देख लें, उसमें जो एनर्जी का इस्तेमाल है उसके लिए एटीपी का मॉलिक्यूल इस्तेमाल होता है। मुझे अब पूरा नाम याद नहीं है, एडेनो ट्राइफॉस्फेट ऐसे करके। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनो, यस। तो ये मॉलिक्यूल अगर हर नौ में इस्तेमाल होता है तो इसका कुछ ना कुछ तो मतलब जरूर होगा, कोई ना कोई कॉमनैलिटी है जिस वजह से ये मॉलिक्यूल इस्तेमाल होता है हर नौ में। उसके अलावा फिर ये देखें कि एटीपी बनता कैसे है। एटीपी जो बनता है वो ज्यादातर एक वो प्रोसेस है जिसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं, जो कि इंसानों में अगर आप देखें तो वो हमारे खुलियों में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक पूरा एक पेचीदा सिस्टम है जिससे एटीपी बनता है, राइट। उसको सिस्टम को क्रेब्स साइकिल कहते हैं। अब यही क्रेब्स साइकिल जो है, कमोबेश इसी सूरत में ये आपको पौधों में भी मिलता है। पौधों में हालांकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वहाँ पे यानी इंसानी जिस्म में हम शुगर को तोड़ के एनर्जी बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से शुगर्स बनाता है और उसके लिए सूरज की शुआएं हल करता है, राइट। तो इनिशियल स्टेजेस हैं वो मुख्तलिफ हैं, लेकिन अगर आप एनर्जी जनरेशन, एटीपी जनरेशन का प्रोसेस देखें तो वो पौधों में भी वही है। आप सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया हैं, उनमें देखें जो प्रोटोजोआ है, यानी जो सिंगल सेल जो बैक्टीरिया है, कहते हैं प्रोकैरियोट्स। वो सादा कुली होते हैं, उनमें मरकज़ा नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, राइट। लेकिन ऐसे यकुलवी जानवर भी मौजूद हैं जो प्रोकैरियोट्स हैं, सॉरी, जो यूकैरियोट्स हैं, जो पेचीदा जैसे इंसान है या बाकी जो कसीर खुली जानवर हैं, वो प्रोकैरियोट से नहीं बने, वो यूकैरियोट से बने हैं, जो पेचीदा खुली जिनमें न्यूक्लियस भी होता है, राइट। और न्यूक्लियस में ही फिर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ये इतनी मुख्तलिफ चीजें हैं, लेकिन उनमें जो एटीपी जनरेशन है वो बिल्कुल एक जैसा है। तो ये कैसे हुआ? उसकी वजाहत के लिए साइंसदान ये कहते हैं कि इसी सूरत में मुमकिन है अगर तमाम जानवरों का मौजूदा अनवा जो है उनका इर्तिका एक ही यखुलवी जानवर से हुआ हो, और ये जो प्रोसेसेस थे ये उस यखुलवी जानवर के इर्तिका से भी पहले से मौजूद थे, इसलिए कि ये उस यखुलवी जानवर में, जिसे लूका कहते हैं, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, उसमें भी मौजूद रहा होगा। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि अक्सर लोग हमारे यहाँ ये बयानिया है कि जी वो मुल्हिद हैं, वो इसलिए वो कहते हैं जी कि इर्तिका हुआ। नहीं, ये इल्हाद से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये डेटा है। हमें जो डाटा मिलता है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, और ये तो मैंने बिल्कुल दो तीन बातें की हैं, ऐसे हज़ारों डाटा पॉइंट्स हैं जिनकी सिर्फ एक वजाहत मुमकिन है कि वो अगर तमाम के तमाम डाटा पॉइंट दुरुस्त हैं तो उनकी सिर्फ एक वजाहत मुमकिन है, और वही है कि तमाम ज़िंदगी का इर्तिका एक ही यखुलवी जानवर से हुआ था। अगला सवाल जो है वो है, अब ये है गुल जाहिर खान साहब, गुल जाहिर साहब, इन्होंने अपनी जगह का नाम नहीं लिखा, लेकिन उनको ये सवाल है कि अक्सर औरतों का ये मसला होता है कि जब उनको अचानक कोई अच्छी या बुरी खबर मिले तो वो बेहोश हो जाती हैं, अक्सर गिर जाती हैं। तो लोग ये कहते हैं जी कि ये जिन्नात का असर है, कोई बीमारी है। तो क्या ये वाकई जिन्नात है या नहीं है? तो नहीं, इनका जिन्नात से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक नफसियाती हालत है। इसका वजह तो बहुत सी हो सकती हैं। एक तो ये है कि जिससे हम आम तौर पे जो कि हर नौ में पाया जाता है, इसे फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं, कि अगर कोई अचानक खतरा महसूस हो, तो उसका नतीजा क्या होता है कि जानवर या भाग जाते हैं या लड़ने लगते हैं। लेकिन उसके अलावा भी एक, इसको फाइट या फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। ये और जो इंग्लिश का लफ्ज़ है, यानी उर्दू में इसको लड़ो या भाग जाओ, राइट। उसके अलावा एक और भी रिस्पॉन्स होती है जो बहुत सी जानवरों में पाई जाती है, कि अगर उनको ये महसूस हो कि वो ना लड़ सकते हैं ना वो भाग सकते हैं, तो वो ऐसा जाहिर करते हैं कि वो मर गए हैं, यानी बिल्कुल गिर जाते हैं और उनमें कोई हरकत नहीं होती। और उनकी तनफ़्फ़ुस भी आहिस्ता हो जाता है, उनका जो ब्लड प्रेशर भी है वो भी गिर जाता है। तो बहुत से जानवर ऐसे हैं जो मुर्दार नहीं खाते,
यानी वो शिकार करते हैं तो खाते हैं, तो वो इस तरह से उनकी जान बच जाती है। तो ये एक इर्तिकाई तौर पर बहुत पुराना एक सिस्टम है जो इर्तिका पजीर हुआ है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के साथ साथ। तो एक तो वो वजह हो सकती है। उसके अलावा फिर अगर इंसानों की बात करें तो एक इमर्जन डिसऑर्डर भी होता है, जिससे पुराने ज़माने में हिस्टीरिया कहा जाता था, कि अगर शदीद जज्बात हों तो उस वजह से क्या होता है कि शदीद जज्बात में ब्लड प्रेशर एकदम बहुत कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर अगर कम हो तो दिमाग को खून की सप्लाई कम हो जाती है, और उससे भी इंसान गिर के बेहोश हो सकता है। अम, उसके अलावा ये है कि बाज़ औक़ात जो है वो शदीद खौफ़ की हालत में या शदीद खुशी की हालत में, क्योंकि खौफ़ और खुशी जो है बेसिकली दोनों जज़्बात हैं, और हमारे दिमाग का जो निचला हिस्सा है जो जज़्बात की प्रोसेसिंग करता है, ये दोनों जज़्बात जो है एक ही जगह पे प्रोसेस हो रहे होते हैं, इसलिए इनमें कॉमनैलिटी बहुत है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि जिस्म के पट्टे अचानक अकड़ जाते हैं या अचानक कमज़ोर हो जाते हैं, तो उस वजह से भी इंसान गिर जाता है। तो ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन भी हो सकती है, ये ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, नफ़सियाती भी हो सकता है। अगर किसी एक शख़्स को ऐसा होता है तसलसल कभी-कभार हो जाना तो ख़ैर नॉर्मल है, वो हर एक के साथ हो सकता है। लेकिन अगर तसलसल के साथ होता है तो फिर किसी माहिर को दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि ये हो सकता है कि इसकी वजह लो ब्लड प्रेशर हो या इसकी वजह कोई और असाबी कमज़ोरी हो। तो डॉक्टर से मशवरा कीजिए या किसी माहिर नफ़सियात से मशवरा कीजिए। वैसे अच्छा जी, अगला सवाल जी। go ahead। मैं कहने लगा था कि ये मेरे साथ भी हुआ हुआ है कि जब मुझे कोई ऐसी बहुत स्ट्रेसफुल चीज़ पता लगती है तो मेरे जो लिम्स हैं वो काम करना छोड़ देते हैं कई दफ़ा। हम्म। राइट। हम्म। तो मैं कहना चाहता हूँ ये किसी के साथ भी होता है, ये सिर्फ औरतों के साथ नहीं होता। मेरे साथ भी एग्जैक्टली हुआ हुआ है। एग्जैक्टली, राइट राइट राइट। हमारे यहाँ मतलब चूंकि ख्वातीन के साथ एक मसला जो बचपन से उनके जहन में खौफ बिठाए जाते हैं, तो ज़्यादातर जो है वो ख्वातीन मर्दों की निस्बत हमारे कल्चर में ख़ास तौर पे वो जल्द डर जाती हैं, और खौफ की वजह से अक्सर ये ऐसा होता है। जी, या आई अगला थिंक ये सवाल जो है पर्सनैलिटी वो। पे पर्सनैलिटी हाँ पे जी डिपेंड जी करता जी, है। अगर आप जल्दी डर बिल्कुल जाते हो तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, जो जल्दी किसी डर के साथ जाता है उसके बिल्कुल साथ वो हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो एक वो कहावत भी है ना, जो डर गया वो मर गया राइट। हाँ तो वो या खौफ जो है वो किसी के साथ भी हो सकती है, दैट्स करेक्ट। अच्छा जी, अगला सवाल जो है इस्लामाबाद से अमान साहब का है। तो उनका सवाल ये है कि जैसे साइंस के कवानीन हैं, क्या इसी तरह साइंसी कवानीन की भी कोई साइंस है? मुझे इस सवाल की समझ नहीं आई। हसन, आपको कुछ समझ आई आई थिंक वो ये सवाल साइंस क्या को है? कहना चाह रहे हैं, वो असल में ये कहना चाह रहे हैं कि साइंसी कवानीन को इट सेल्फ स्टडी करना, क्या ये भी कोई फील्ड है? तो हाँ, ये तो है। आई मीन ये पूरी फिलोसफी ऑफ फील्ड है साइंस। फिलोसफी के अंदर, या साइंस नहीं कहेंगे उसको, लेकिन हाँ फिलोसफी कह सकते हैं आप इसको। कि साइंटिफिक जो हैं लॉज हैं, या लॉज या रूल्स जो भी आप कहना चाहो, या फिर थ्योरीज, इनको समझने की इटसेल्फ ये खुद भी एक ये फील्ड है। फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चन जो हैं जो लोग जो पूछते हैं लोग इस तरह की फील्ड के अंदर, वो ये हैं कि साइंस के जो लॉज हैं, अब जैसे कि अभी पिछला क्वेश्चन आया था ना कि क्या जो साइंटिफिक लॉज हैं क्या वो रियलिटी को डिपिक्ट करते हैं या सिर्फ वो हम्म। एक डिस्क्रिप्टिव टूल है। तो ये एक क्वेश्चन है बहुत बड़ा कि ये क्या वो रियलिटी को डिस्क्राइब कर रही हैं, या फिर वो सिर्फ एक कैलकुलेशनल टूल है जो आपको ये बताता है कि क्या होगा एक्चुअल में, चाहे वो रियलिटी को डिस्क्राइब ना कर रहे हो। तो ये एक क्वेश्चन है कि क्या रियलिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं या नहीं। फिर एक और क्वेश्चन ये है कि देर इज समथिंग कॉल्ड नॉर्मेटिव वर्सेस डिस्क्रिप्टिव लॉज। कि मैं अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि सेब जो है वो नीचे गिरेगा, एप्पल नीचे गिरेगा, तो ये क्यों गिरा नीचे? तो अगर आप कहो कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है वो ये कहता है कि जो भी चीज़ जो है जो जो मैथ रखती है वो नीचे आएगी। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या है? क्या वो नॉर्मेटिव है? क्या यानी कि वो क्या डिक्टेट करता है कि ये होगा, या वो सिर्फ डिस्क्राइब करता है उसको जो हमने आज तक देखा है? तो ये एक क्वेश्चन है कि नॉर्मेटिव वर्सेस डिस्क्रिप्टिव लॉज। तो अगर आप राइट। नॉर्मेटिव हो, नॉर्मेटिव व्यू रखते हो तो फिर आप ये नॉर्मेटिव व्यू है। फिर लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्टिव व्यू रखते हो तो फिर आप ह्यूमियन हो। इसको कहते हैं ह्यूमन वर्सेस नॉन ह्यूमियन होना। यप ये यप। ह्यूम था, डेविड ह्यूम, उसने ये क्वेश्चन उठाया था कि क्या जो इंडक्शन है वो ठीक है। इंडक्शन का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि एक चीज़ एक तरीके से होगी जस्ट बिकॉज वो आज तक ऐसे हुई है, तो क्या ये समझना ठीक है? अगर आप समझते हो राइट। कि इंडक्शन जो है ये ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो लॉज हैं वो नॉर्मेटिव आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं ये जो आज तक अगर हुआ है उसका ये रीज़न नहीं है कोई बिलीव करने का कि ये आगे भी ऐसे ही होगा, तो इसका मतलब है कि जो लॉज आप बना रहे हो साइंस के वो डिस्क्रिप्टिव है। इसका मतलब है कि वो सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हैं उसको जो हमने आज तक देखा है, लेकिन
क्या पता कुछ फ्यूचर में कुछ और हो जाए। इसकी एक एग्जांपल राइट। फाइन मैंने ये दी थी कि अगर आप एक चेस बोर्ड के इर्द गिर्द बैठे हुए हो और आप चेस की गेम देख रहे हो लेकिन आपको चेस के रूल्स नहीं पता, तो आपको लगेगा कि हाँ शायद जो पॉन है, जो आई डोंट नो उसको उर्दू में क्या कहते हैं उसको, लेकिन पॉन जो है, प्यादा। जो वो प्यादा, वो आगे चलता रहेगा हमेशा। लेकिन जब जब आपको पता है ना कि चेस में जब प्यादा एंड तक पहुंचता है तो वो क्वीन बन जाता है। यस तो अगर यस आप यस। आज तक प्यादा सिर्फ आगे चलाए तो आपको लगेगा कि सिर्फ ये आगे चलता है, लेकिन जब वो क्वीन बन जाएगा तो ओके, यहाँ पे आपकी जो है लॉस टूट जाएंगे। तो ये राइट एक राइट। फाइन एग्जांपल फाइन मैंने दी थी। तो या तो इस तरह की फील्ड एग्जिस्ट करती है जो कि साइंटिफिक लॉस को स्टडी राइट करती है, यस। राइट। अच्छा, फिर ये भी सवाल है जी कि साइंस मज़हब से मुताबिक नहीं रखता या रखता है, या क्या है। तो हम आमतौर पे मज़हब को डिस्कस नहीं करते, लेकिन ये है कि एक बात मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि साइंस और मज़हब को हमेशा अलग-अलग रखिए, इसलिए कि मज़हब जो है वो अकायद की बुनियाद पे होता है। अकायद जो हैं बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी मुशाहिदे के दुरुस्त तस्लीम किए जाते हैं। साइंस में मुशाहिदे के बगैर किसी चीज़ को दुरुस्त तस्लीम नहीं किया जाता, यानी मुशाहिदा जो है वो लाज़मी है। और साइंस में अगर कोई दावा मुशाहिदे के ख़िलाफ़ है तो उसे रद्द कर दिया जाता है, जबकि मज़हब में ऐसा नहीं होता। तो मज़हब और साइंस को अलग-अलग रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बुनियादी एक इल्मी बदयांती होगी कि अगर हम साइंस को मज़हब के साथ जोड़ने लगें, अगर हम साइंस से मज़हबी को दुरुस्त साबित कर रहे हैं या मज़हब से साइंस को निकाल रहे हैं, ये दोनों तरीके जो हैं गलत हैं, इनको अलग-अलग रखिए। फिर ये सवाल है कि साइंस फ़लसफ़े से वजूद में आया या कोई अलग ज़रिया है, तो इसका साना आप क्या कहेंगे? आई थिंक उल्टा होना चाहिए ये। ऐसे फिलोसफर्स ऑफ कोर्स मौजूद हैं जो कि साइंस पे को कंस्ट्रेन करने की कोशिश करते हैं बेस्ड ऑन के उनकी फ़िलासफ़ी क्या है। और आई थिंक अगर आप अगर आपको ना पता हो ना हिस्ट्री कैसे गई है फ़िलासफ़ी की और साइंस की, तो मैं आपको इतना ब्लेम नहीं करूँगा अगर अगर आप ये करना चाहो कि फॉर एग्जांपल अगर आप ये जो आइंस्टाइन की फ़िलासफ़ी थी कुछ हद तक कि चीज़ें जो हैं वो लोकल होनी चाहिए, लोकल एक्शन होने चाहिए सिर्फ। न्यूटन ने भी यही समझा था फॉर एग्जांपल। तो ये कोई इतनी बुरी फिलॉसफी तो नहीं है, ये इंटुइटिव है काफ़ी कि चीज़ें जो हैं वो एक डिस्टेंस के ऊपर एक्ट नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि कुछ आपकी कोई जो साइंस जो डिस्कवरीज है साइंस के अंदर वो लोकल एक्शन को सपोर्ट नहीं कर रही, तो फिर फ़लसफ़ा जो है वो साइंस के ऊपर हुक्म नहीं लगाना चाहिए उसको, बल्कि फ़लसफ़े को इन्फॉर्म करना चाहिए यूजिंग साइंस। तो अब ऐसे फिलोसफर्स भी हैं जो कि कहते हैं कि जो जो आपकी मेटाफिजिक्स है वो इन्फॉर्म्ड होनी चाहिए फिजिक्स से। फॉर एग्जांपल जेम्स लेडीमैन और डॉन रॉस की बुक एवरीथिंग मस्ट गो, उसका सारा फलसफा ये है कि जो मेटाफिजिक्स है इट शुड बी इन्फॉर्म्ड बाय फिजिक्स, नॉट द अदर वे अराउंड। तो आई थिंक ये उल्टा होना चाहिए कि जो फलसफा है उसको आपको समझने की ज़रूरत है यूजिंग साइंस। क्योंकि जो जो रियलिटी है उसको आप डिटेक्ट नहीं कर सकते कि उसने लिखना कैसा है, लेकिन आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको आप डिटेक्ट कर सकते हो यूजिंग रियलिटी। तो आई थिंक इट शुड बी अदर वे अराउंड। और फिर ये तीसरा ये भी एक व्यू है कि फलसफा टोटली यूजलेस है। आई थिंक ये तो स्टूपिड है ये। जो लोग जो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि फलसफा यूजलेस है, आई थिंक उनको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए फलसफा। मैं एनालिटिक फिलोसफी की बात कर रहा हूँ, कॉन्टिनेंटल फिलोसफी पढ़ोगे तो शायद आप समझ सकते हो कि ये यूजलेस है, लेकिन मैं इसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन मैं मतलब ये बात मैं कहता हूँ कि आई थिंक वी नीड टू बी लिटिल बिट मोर नुआंस, राइट। एक साइंटिस्ट सपोज वो बायोलॉजी में मास्टर्स करता है, उसके बाद एक लेबोरेटरी में एज ए असिस्टेंट लग जाता है, तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उसको साइंस की के फ़लसफ़े की समझ हो, इसलिए कि उसके सारे प्रोटोकॉल्स बने बने हुए हैं ऑलरेडी, उसको सिर्फ ये बताया जी कि आपने ये मेज़रमेंट करनी है, वो मेज़रमेंट कर लेता है। या लेकिन उसको फ़ायदा ज़रूर होगा अगर उसको फ़लसफ़े का पता है, लेकिन अगर फ़लसफ़े का नहीं पता, तो उसको नुकसान नहीं होगा। या लेकिन लेकिन आई थिंक जो हाँ, मैं कहना गो चाह रहा अहेड। हूँ कि अगर एक साइंटिस्ट है, अगर सपोज करिए हुँ, कि हुँ, एक साइंटिस्ट है वो फलसफा कभी ना पढ़े पूरी जिंदगी के अंदर, मुझे हुँ, कोई हुँ। प्रॉब्लम नहीं है उससे। राइट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मुझे तब है जब वो फलसफा पढ़े ना लेकिन उसका ओपिनियन बड़ा स्ट्रांग है फलसफे के बारे में, ये बकवास है। ये यस, नहीं होना चाहिए। यस। अगर आपका एक ओपिनियन है किसी चीज़ के बारे में और आपने पढ़ा नहीं आज तक वो, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। मेरा जो पॉइंट था वो ये था कि जो साइंसदान कटिंग एज पे रिसर्च करते हैं, जिसमें अभी प्रोटोकॉल्स मुतय्यन नहीं है, जिसमें जैसे अभी हम पहले बात कर रहे थे कि कोई ऐसा डाटा है जिसका हमें पता ही नहीं कि उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, राइट? उसकी इंटरप्रिटेशन में अगर आपको फिजिक्स का या कोई भी जो आप जिस साइंस में है, उसका इल्म तो है लेकिन फ़लसफ़े का इल्म नहीं है, तो देन इस बात का इम्कान ज़्यादा है कि आप गलत इंटरप्रिटेशन करेंगे। फ़लसफ़ा जो बिल्कुल। है आपको गाइडलाइन देता है कि आपने सोचना कैसे है। या आई थिंक गाइडलाइन दे सकता है। और
अगर आपका फलसफा अच्छा नहीं है तो वो आपको कंस्ट्रेन भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल ट्रेन भी कर एक बड़ी सकते ना हैं, यस। बड़ी एस्टॉनिशिंग मुझे मिसाल जो लगती है ना इसकी, वो है कि जो आपको पता है, आई एम श्योर आपको तो पता है, लेकिन जो ऑडियंस है आई एम श्योर उसका भी पता होगा कि जे जे थॉमसन कौन है। जे जे थॉमसन वो है जिसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रॉन। वो पता है कि जब राइट। जब जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, वो यूके के अंदर था। तो उसी टाइम पे जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था कैवेंडिश लैब के अंदर, तो उसी टाइम पे जर्मनी के अंदर आई थिंक एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था काउफमैन, मुझे उसका फर्स्ट नेम नहीं याद। उसने भी सेम एक्सपेरिमेंट किया था, और सेम एक्सपेरिमेंट जो थॉमसन ने किया था उसको भी सेम चीज़ें देखी थी कि ये एक नया पार्टिकल हो सकता है। लेकिन जो काउफमैन है उसने वो डिड्यूस नहीं किया उस एक्सपेरिमेंट से जो कि राइट। थॉमसन ने डिड्यूस किया था। क्यों? क्योंकि काउफमैन एक फिलोसफी पे बिलीव करता था जो कि फंडामेंटल पार्टिकल्स की काइंड ऑफ अगेंस्ट थी। ये बाय द वे ये स्टोरी वाइनबर्ग ने लिखी हुई है अपनी बुक के अंदर। तो फलसफा आपको गाइड कर सकता है लेकिन आपको मिस गाइड भी कर सकता है। तो इसलिए जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कौन से फलसफे के पीछे जा रहे राइट। हो। चलिए जी, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल भी लकी मरवा से है, रहमानुल्लाह साहब। तो उनका सवाल ये है कि रियलिटी रियल में होती है, या हम ये भी मुमकिन है कि हम सिमुलेशन में हों? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आई थिंक मैं सिर्फ इसका बारे में ये आंसर कर सकता हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कि एक आपको ये बताना चाहिए कि ना स्टैंडर्ड मॉडल जो है ना, जो कि हमारी थियरी है फंडामेंटल हम्म। इंटरेक्शंस की, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है मैटर पार्टिकल्स की। मैटर पार्टिकल जिनसे क्वार्क्स इलेक्ट्रॉन्स वगैरह इनकी बात कर रहा हूँ मैं, इनको कहते हैं फर्मियंस क्योंकि इनका स्पिन हाफ होता है। राइट। इनकी राइट। प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर होती है ना, वो ये है कि दे आर लेफ्ट, सॉरी दे आर कायरल। कायरल का मतलब ये है हम्म। कि लेफ्ट हैंडेड फर्मियंस, ये बाय द वे लेफ्ट हैंडेड फर्मियंस एक चीज़ होती है, और राइट हैंडेड फर्मियंस, हम्म। ठीक है, ये सेम तरीके से बिहेव नहीं करेंगे। आपको पता होगा कि स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर पैरिटी वायलेशन होती है, राइट, लेफ्ट राइट यप। सिमेट्री नहीं यप। है। यप। तो अगर यप। आपको ये चाहिए ना प्रॉपर्टी कि आपके पास कायरल फर्मियंस हो, तो हम्म। एक थ्योरम है जो कि जिसको कहते हैं नील्सन नोनीमिया थ्योरम। नील्सन नोनीमिया थ्योरम ये है कि अगर आपकी जो यूनिवर्स है वो कंटिन्यूअस नहीं है बल्कि लैटिस है, यानी कि एक बंच ऑफ पॉइंट्स के ऊपर है आपकी यूनिवर्स, कंटिन्यूअस नहीं है, तो यू कैन नॉट हैव कायरल फर्मियंस। ठीक है, ये नील्सन नोनीमिया थ्योरम है। अब अगर आपके पास एक सिमुलेशन है, आपको पता है ना कि जब आप सिमुलेशन बनाते हो तो आपके पास जिस चीज़ के ऊपर आप सिमुलेट कर रहे हो इट हैज़ टू बी अ लैटिस, कांट बी कंटिन्यूअस, बिकॉज अगर आपके पास यप। कंटिन्यूअस यूनिवर्स है तो फिर इन्फिनिट कंपिटिशंस करनी पड़ेंगी आपको। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आपके पास एक लैटिस है, जितना वो डेंस होता जाएगा उतनी कंपिटिशंस बढ़ेंगी, लेकिन कंटिन्यूअस स्पेस टाइम के अंदर आपको इन्फिनिट कंपिटिशंस करनी पड़ेंगी। तो अगर जिस तरह से राइट। हम सिमुलेशन आज बनाते हैं वो हम लैटिस के ऊपर बनाते हैं, तो जिस तरह से हम आज बनाते हैं ना इस तरह की सिमुलेशन तो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इस तरह की सिमुलेशन होगी तो यू कांट हैव कायरल फर्मियंस जो कि स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो जो आर्ग्यूमेंट ज़्यादातर आता है इसका, वो निक बॉस्ट्रम का आर्ग्यूमेंट है कि अगर आप देखो नंबर ऑफ सिमुलेशंस जो आज हैं दे आर मच मोर देन द एक्चुअल यूनिवर्स। अगर हम एक्चुअल यूनिवर्स के अंदर हैं तो क्या पता कि जो प्रोबेबिलिटी है हमारी एक सिमुलेशन के अंदर होने की वो भी ज़्यादा है, क्योंकि द नंबर ऑफ सिमुलेशन इज हाई। बट प्रॉब्लम ये है कि जो आज सिमुलेशन हैं दे कांट बी एट द एक्चुअल यूनिवर्स बिकॉज इट हैज़ कायरल फर्मियंस। और कायरल फर्मियंस जो है वो लैटिस के ऊपर बन नहीं सकते, ये नील्सन नोनीमिया थ्योरम की वजह से। तो आई इसकी वजह सी। से मैं आई सी। समझता हूँ कि हम नहीं है सिमुलेशन के अंदर। सही। लेकिन बहुत बड़ा टॉपिक है अच्छा, जिसमें ये मैंने अगला पहले सवाल बोला। भी थोड़ा सा इसी से ही मिलता जुलता है। वो ये है जी, शाकिर खान साहब का है कि रियाजी इंसानी जहन की पैदावार है, तो वो फितरत को इतनी इतने अच्छे तरीके से कैसे बयान कर लेती है? ये एक सो इत्तेफाक है, या ये ज़रूरत है, या रियलिटी है ही मैथमेटिकल स्ट्रक्चर? आई थिंक इसमें दो बातें मैं जल्दी से करूंगा क्योंकि सवाल हम खत्म करनी है। तो एक बात तो ये करूंगा कि ये जो बात कर रहे हैं, हम श्योर आपको भी पता है और जो देख रहे हैं उनमें से बहुत से लोगों को पता होगा कि ये विग्नर का ऐसे था, अनरीजनेबल इफेक्टिवनेस ऑफ यप। मैथमेटिक्स, उसकी यप। बात कर रहे हैं। राइट। तो पहले दो बातें, पहली बात तो ये है कि आप मुझे कोई ऐसी डिस्क्रिप्शन बता सकते हो यूनिवर्स की जो मैथमेटिकल नहीं है, चाहे वो सही हो या ना हो, चाहे वो गलत डिस्क्रिप्शन है, लेकिन मुझे एक नॉन मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन बताओ यूनिवर्स की जो कि वो तमाम चीज़ें प्रिडिक्ट कर सकती है जो कि हम करते हैं यूजिंग मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शंस। आई थिंक दैट्स नॉट अ थिंग। एक नॉन मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकती जो कि वो तमाम चीज़ें प्रिडिक्ट करें। कुछ चीज़ें आप कर सकते हो प्रिडिक्ट, इनफैक्ट एक बुक है, मुझे उस बंदे का नाम नहीं याद आ रहा जिसने वो बुक लिखी थी, एक बुक है उसका नाम है साइंस विदाउट मैथमेटिक्स। अगर आप वो बुक देखो ना, उसके अंदर ऐसा नहीं है कि वो मैथ बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल वो ये यूज़ करता है कि दिस थिंग इज बिगर देन दिस थिंग इज स्मॉलर, दैट्स मैथ्स काइंड ऑफ। लेकिन वो जो नंबर्स हैं बहुत सारे वो यूज़ नहीं कर रहा। तो कुछ चीज़ें आप कर सकते हो प्रोडिक्ट, श्योरली। बट अगर आपको साइंस को टेस्ट करना है प्रिसीजन के साथ,
तो यू नीड अ हम्म मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन, इट कांट, आई मीन आई हम्म डोंट इवन नो कि नॉन मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन दिखेगी कैसी, मुझे आई डोंट हैव नो आइडिया हम्म अबाउट दैट, राइट। हम्म दूसरी हम्म बात ये है कि ये जो पॉइंट है ना, कि जो हमारे दिमागों में आ रहा है, दैट कि वो क्यों इतना यूजफुल है यूनिवर्स को डिस्क्राइब करने के लिए, आई थिंक हम्म आई थिंक ये उल्टा है, कि ये हमारे दिमागों में आ इसलिए रहा है बिकॉज दिस इज व्हाट यूनिवर्स इज डिस्क्राइब्ड बाय, और चूंकि हम पार्ट है यूनिवर्स का, तो हमारे दिमाग भी जो है वो वही चीज़ जो है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि डिस्क्राइब करता है हम्म यूनिवर्स को। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारे दिमागों हम्म में आ रहा है वो यूनिवर्स को डिस्क्राइब कर रहा है। आई थिंक इट्स द अदर वे अराउंड, बिकॉज आई थिंक इट हम्म कुडंट हैव बीन एनी अदर वे, ये मुझे लगता है। अगर मैं गलत हूँ तो मैं जानना चाहूंगा कि मैं कैसे गलत हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये सरप्राइजिंग नहीं है कि हमारे दिमाग जो हैं दे डू प्रोड्यूस मैथमेटिक्स। और हम्म कुछ लोग मेरे से इस बात पर डिसएग्री करते हैं वैसे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म है तो दे वुड नो मैथमेटिक्स एज वेल। उनकी नोटेशन ऑफ कोर्स डिफरेंट होगी, लेकिन आई थिंक दे वुड नो मैथ्स। हम्म। लेकिन ये भी है ना कि आप बहुत से ऐसे मैथमेटिकल मॉडल भी बना सकते हो जो रियलिटी पे अप्लाई नहीं होते, हाँ हाँ, राइट? श्योर तो श्योर। जो मैथमेटिकल मॉडल्स इस वक्त हमने रियलिटी के बनाए हैं, दे हैव आल्सो गॉन थ्रू इवोल्यूशनरी प्रोसेस, कि वो उनको यस। टेस्ट करके हमने देखा है कि ये मॉडल सही है, और जो गलत मॉडल थे उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, राइट? तो वो देयर इज अ हिस्ट्री बिहाइंड मैथमेटिकल मॉडल्स आल्सो। ये ऑफ कोर्स दैट, ये बात सही है, लेकिन बात बात मैं ये नहीं कह रहा कि जो भी मैथमेटिकल मॉडल बनाओगे वो रियलिटी पे अप्लाई होगा। ऑफ कोर्स ये बात सही नहीं है, लेकिन जो रियलिटी पे अप्लाई होगा इट हैज़ टू बी अ मैथमेटिकल मॉडल। आई थिंक आई डोंट इवन नो कि वो और क्या मॉडल हो सकता है। ऐसे कि राइट एक नॉन मैथमेटिकल मॉडल दिखेगा कैसा, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है इस बात का, जो कि यूनिवर्स राइट को डिस्क्राइब करे। राइट राइट। चलें जी, अगले सवाल पे चलते हैं। कोहे सलमान से मुजाहिद बुजदार साहब का सवाल है ये, कि जिन इलाकों में यूरेनियम ज़्यादा मकदार में पाई जाती है, वहाँ रहने वालों के लिए कैंसर का ख़तरा बढ़ सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल। इसलिए कि तापकारी से कैंसर का ख़तरा तो बढ़ता है, और यूरेनियम जो है ये एक तापकार अंसर है, और अगर ज़मीन में इसकी मकदार ज़्यादा है तो रेडिएशन से नुकसान हो सकता है। और उसके अलावा ये भी है कि एक तो रेडिएशन होती है, मतलब अल्फा रेज, सॉरी, बीटा रेज और गामा रेज जो निकलती हैं। अल्फा रेज तो इतनी नुकसानदेह नहीं होती। लेकिन उसके अलावा ये है कि जब यूरेनियम की तापकारी होती है तो उसमें एक नया जो एटम बनता है वो रेडॉन का बनता है, राइट? रेडॉन फिर गैस की सूरत में खारिज होती है, और वो रेडॉन जो है वो अगर किसी जैसे कोई अगर गार है या कोई क्लोज जगह है उसमें अगर इकट्ठी हो रही है तो उससे खतरा हो सकता है। तो नुकसान तो ज़रूर है, लेकिन फिर ये होता है कि इस बात पे इन्हिसार होता है कि वो यूरेनियम कितनी है। आमतौर पे जो ज़मीन में जो यूरेनियम होती है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती, तो उस वजह से ख़तरा बहुत ज़्यादा भी नहीं होता। लेकिन ये हुकूमत का काम है कि वो ये टेस्ट करे और बताए कि कहाँ पे ख़तरा इतना इस कदर ज़्यादा है कि वहाँ पे इंसान का रहना जो है वो नुकसानदेह होगा। अगला सवाल जो है वो है राबिया रिहान साहबा का, मॉन्ट्रियल से। जी तो जी। उनका सवाल ये है कि टच स्क्रीन मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट्स किस तरह काम करती हैं। तो ये इस पे पहले भी हमने बात की थी, बिल्कुल जो शुरू में हमने इस वीडियो के शुरू में जो कंप्यूटर की बात की थी, तो उनका ज़्यादातर सवालों का जवाब तो उसमें आ गया है। टच स्क्रीन का उसमें नहीं आया था, तो वो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि टच स्क्रीन बेसिकली होता क्या है कि आप अगर कोई ऐसी सरफेस बनाएं जिस पे अगर टच किया जाए तो उसकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं वो तब्दील हो जाएं, राइट? तो फिर हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि स्क्रीन पे किस जगह टच किया गया था। तो वो जो है तब्दीलियाँ कैसी हो सकती हैं, उस जगह की रेजिस्टेंस तब्दील हो सकती है, उस जगह की कैपेसिटेंस। तो ये सारे वो हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं, राइट? रेजिस्टिविटी या कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस तो इस्तेमाल नहीं होती, कैपेसिटेंस इस्तेमाल होती है कि एक दो लेयर्स ऐसी बनाते हैं जो बिल्कुल शफाफ होती हैं स्क्रीन के ऊपर, लेकिन उनको जहाँ छुआ जाए वहाँ पे उनका आपस का फासला कम हो जाता है, तो वहाँ पे उनकी कैपेसिटेंस तब्दील हो जाती है, और उन पे फिर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उसमें फिर वोल्टेज चेंज हो जाती है। तो वोल्टेज की चेंज को डिटेक्ट करके हम ये मालूम कर लेते हैं कि कहाँ पे टच किया गया था। तो वो ऐसा ही होता है कि
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे हम ये डिटेक्ट करते हैं कि किस जगह हुआ था, और फिर दोनों के इंटरसेक्शन से हम उस जगह का, उस एग्जैक्ट पॉइंट का मालूम कर लेते हैं जहाँ पे टच हुआ था। फिर ये है कि वो टच का डाटा जो है वो फिर कंप्यूटर को जाता है। तो जैसे मैंने पहले शुरू में बताया था कि एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर पे रन कर रही है, जो इस डाटा को फिर कन्वर्ट करती है कि स्क्रीन पे उस जगह क्या था जहाँ पे ये टच किया गया। फिर वो जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर को, यानी जो सीपीयू उसको भेजी जाती है। फिर सीपीयू डिसाइड करता है कि वो कौन सी सॉफ्टवेयर उसका एसोसिएटेड है, और फिर वो सॉफ्टवेयर रन करती है। तो एज सच मतलब स्क्रीन को कुछ मालूम नहीं होता। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो टच की जगह को डिटेक्ट करता है, और उसके बाद उसके साथ स्क्रीन पे जिस जगह टच हुआ है वहां पे जो कुछ दिखाया जा रहा है उससे एसोसिएटेड कोई ऐप जो है वो उस ऐप को फिर लॉन्च करता है। तो उससे वो फिर वो जो ऐप है वो लॉन्च होती है। जहाँ पर कि जैसे मैंने वीडियो का जिक्र किया था, अगर वो वीडियो के फाइल है उस पर आपने डबल क्लिक किया है तो फिर वो फाइल प्ले होना शुरू होती है और आप वीडियो देखना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारा आज का आखिरी सवाल था। हसन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने तकरीबन 2.25 घंटे का सेशन किया है, लेकिन आई थिंक बहुत यूथफुल सेशन था। तो आपका बहुत शुक्रिया, और मेम्बरान आपका भी बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को देखिएगा, इस पे अपने कमेंट कीजिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू।